ओके, रेकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है ना? रोशनी, रिकॉर्डिंग मैसेज गया ना, नहीं गया? ओके ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। तो बेसिकली गुड इवनिंग एवरी संडे इवनिंग किस बात का होता है? इट्स फुल्ली अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट। तो बेसिकली हम लोग थोड़ा सा मिड टॉपिक में हैं। দেবজিৎ বাবু, আপনি ভিডিওটা অফ করতে পারেন, কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে? আপনি যদি চান ভিডিও অফ করতে পারেন, ভিডিওর কোনো নেসেসিটি নেই সেরকম। আচ্ছা দেবজিৎ বাবুকে জাস্ট একটা কথা বলে রাখি কি আমরা যে টপিকটাতে আছি একটু মিড টপিক, একটু প্রবলেম মেবি হতে পারে, বাট ঠিক আছে, শুনুন, সেরকম হলে পরে আবার ডাউট ক্লিয়ার করা যাবে। ठीक है, तो बेसिकली जो ओवरऑल डिस्कशन होने वाला है दैट इज रेशियो एनालिसिस पे हो रहा है करेंटली। एंड रेशियो एनालिसिस इन द सेंस फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम अगर उस पर्टिकुलर कंपनी का फंडामेंटल देखें, ठीक है, जैसे आप लोगों को याद होगा प्रीवियस क्लास में हम लोग अदानी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, याद है आप लोगों को? इवन उसके ऊपर मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर। और हम लोग तो क्लास में एमरन एंड एक्साइड के बारे में तो बात करते ही रहते हैं। हेलो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? याद है आप लोगों को? अदानी के बारे में तो क्लास में डिस्कशन हो रहा था ना, लेवरेज रेशियो पढ़ रहे थे हम लोग। यस सर। तो बेसिकली जब भी किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस होता है तो हमें एक्चुअली क्या देखना पड़ता है? हमें देखना पड़ता है उस कंपनी का पीएल चेक करना होता है, बैलेंस शीट चेक करना होता है, बट नॉट जस्ट चेकिंग। मतलब क्या क्या ऐसे तो देखो, कोई भी थोड़ा सा आंख लगाएगा, थोड़ा सा कॉमर्स का नॉलेज हो तो वो किसी भी कंपनी का पीएल बैलेंस शीट देख सकता है। कॉमर्स का नॉलेज जरूरी है क्योंकि पीएल में डेबिट क्रेडिट, बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी का जान पहचान थोड़ा सा होना जरूरी है, ऑब्वियसली जरूरी है। और अगर कोई लेमैन है, मतलब कॉमर्स में उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी वो समझ सकता है बिकॉज काफी सारा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स होते हैं जहां से हम लोग चेक कर सकते हैं। बट व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज दैट पीएल बैलेंस शीट में रीड करने के बाद हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, दैट इज रेशियो एनालिसिस। इवन अगर कभी भी आप लोग टैली जैसा सॉफ्टवेयर भी देखेंगे ना, वेरी बेसिक सॉफ्टवेयर इन मार्केट, वहां पर क्या होता है, कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन होता है, तो वेरी पॉपुलर सॉफ्टवेयर। टैली में बेसिकली अकाउंट्स जब मेंटेन होता है, आप देखेंगे जर्नल लेजर बेसिकली वहां पर होता है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस हो जाने के बाद आपको वहां पर लास्ट में रेशियो एनालिसिस मिल जाता है, जिस एनालिसिस को चेक करते हुए कोई भी कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो बेसिकली कंपनी का फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं, या कंपनी का चीफ अकाउंटेंट है, वो क्या करते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल फ्यूचर देखते हैं कि कंपनी का करंट सिचुएशन क्या है, पास्ट सिचुएशन कैसा था, और फ्यूचर में किधर जाने वाला है। और ये सिचुएशंस को समझने के लिए रेशियो एनालिसिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हथियार है हमारे लिए, जहां से हम लोग कंपनी का पोजीशंस को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कंपनी का जो भी ग्रोथ इन्वेस्टिंग हो या वैल्यू इन्वेस्टिंग हो, कि क्या सच में कंपनी का ग्रोथ है, क्या सच में कंपनी का वैल्यूएशन है फ्यूचर में, इसका एक आइडिया तो बहुत ही अच्छे से मिलता है। ऐसे कोई भी मार्केट में बोलता है कि दिस स्टॉक आगे जाएगा, ये स्टॉक आगे जाएगा, ये स्टॉक में मूवमेंट नहीं है, अरे भाई क्यों? उसके पीछे कुछ तो वजह होगा, उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। तो उसके पीछे फंडामेंटल रीजन जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए, लाइक मोर देन 6 मंथ्स, मोर देन 1 ईयर, एक स्टॉक कहां से कहां जा सकता है, उसके पीछे उसका बिजनेस का मैटर होता है। मतलब कंपनी का बिजनेस बहुत वाइटल होता है कि वो बिजनेस में ग्रोथ है कि नहीं है। और बिजनेस का ग्रोथ का जो डिटेल्स है वो कहाँ पता चलता है? वो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट चेक करना पड़ता है। वहां पर मैनेजमेंट, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट कौन रेडी करता है? कंपनी का एनुअल रिपोर्ट रेडी करता है कंपनी का मैनेजर्स। मतलब जो भी कंपनी में अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, हर कंपनी में होता है, यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स, इट्स अ वेरी पॉपुलर थिंग। परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट नहीं होता। तो ओवरऑल सभी कोई मिलके कंपनी को मैनेज करता है। एंड आफ्टर दैट उस मैनेजमेंट का एफिशिएंसी ही बताता है कि कंपनी का फ्यूचर किधर जाएगा। उसमें डायरेक्टर है, कंपनी का ओनर है, प्रोमोटर है, एवरीबॉडी। चाहे आप रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, अमेजन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, जो भी कंपनी आपको पसंद है, अदानी ले लो,
इवन हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं बैटरी कंपनी, फेमस 2 बैटरी कंपनी है मार्केट में, यू ऑल नो। वन इज Amaron, जिसके बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं ओनली फॉर आवर प्रैक्टिस पर्पस ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड बैलेंस शीट। इसके साथ साथ हम लोग एक्साइड को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी कंपनी ले लो, आपको कंपनी का मैनेजमेंट को देखना बहुत जरूरी होता है। मैं मैनेजमेंट को लेकर इतना ज्यादा बात क्यों कर रहा हूँ? मैं मैनेजमेंट को लेकर इतना ज्यादा बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज का जो रेशियो एनालिसिस है, इससे आपको मैनेजमेंट का एफिशिएंसी पता चलेगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, क्या मैनेजमेंट का एफिशिएंसी कंपनी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है? एनीवन, जिसको भी ठीक लगते हैं बोल सकते हैं। क्या मैनेजमेंट का एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है कंपनी के ग्रोथ के लिए? हाँ सर, इंपॉर्टेंट है ना। जैसे डे टू डे लाइफ में हमारे डे टू डे एफिशिएंसी डिपेंड करता है कि हम अपने काम में कितना अच्छा करें, मतलब योर एफिशिएंसी लेवल इन योर डे टू डे वर्क। आप सुबह कितने बजे उठते हो, मतलब प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर काम करते हो कि नहीं करते हो, इस पे डिपेंड करता है आपका जो लाइफ है उसका ग्रोथ। एग्जैक्टली कंपनी का ग्रोथ डिपेंड करता है कंपनी के मैनेजमेंट पे, और वो मैनेजमेंट का एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कंपनी का फ्यूचर। अब अंबानी थोड़ी ना रिलायंस को अकेला चला लेता है, दिमाग उसका है। मुकेश अंबानी का दिमाग अपना है, ऑब्वियसली उसी का दिमाग है, या फिर उसके साथ जुड़ा हुआ और कुछ लोग होंगे, कुछ सपोर्टेड चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, कुछ सपोर्टेड एमबीएस होंगे, कुछ सपोर्टेड कॉस्ट अकाउंटेंट्स होंगे, कुछ सपोर्टेड इंजीनियर्स होंगे। बट ये सभी लोगों के सपोर्ट में ही मुकेश अंबानी रिलायंस जैसा एम्पायर बनाते हैं, एशिया का रिचेस्ट पर्सन बनते हैं, वर्ल्ड के टॉप 12 होते हैं। सेम टू सेम एप्लीकेबल टू अदानी ऑल्सो, सेम टू सेम एप्लीकेबल टू अमेजन ऑल्सो। तो मैनेजमेंट बहुत वाइटल है। इतना ज्यादा मैनेजमेंट पे बात क्यों? बस ये नहीं, इतना ज्यादा मैनेजमेंट पे बात इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो रेशियो का डिस्कशन आज मैं करूंगा उसमें मैनेजमेंट को पहचानना बहुत जरूरी है, और हम लोग पहचान सकते भी हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। प्रीवियस क्लास में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज किए थे, फिर लिवरेज रेशियो किए थे। लिवरेज रेशियो में कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो, कंपनी का मार्केट में लोन कितना है, जिसके ऊपर हम लोग अदानी में इसीलिए बात किया था क्योंकि अगर किसी का लोन बहुत ज्यादा है तो क्या उस कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा? ये एक सवाल था मन में कि अगर जैसे अदानी को लेके बात चलता है कि बहुत हाई लोन कंपनी है, क्योंकि लोन ज्यादा रहने से कंपनी क्या क्या होता है कि प्रॉफिट जो करता है ना कंपनी, प्रॉफिट का पैसा तो बैंक का इंटरेस्ट चुकाते ही चला जाएगा। तो अगर कंपनी का लोन बहुत हाई है तो क्या ऐसा कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ दे सकता है? इसमें सवाल आया था। तो हम लोगों ने कंक्लूजन ये लाया था कि अदानी का ग्रोथ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, रिस्क इसलिए है क्योंकि अगर बिजनेस में कोई डमाडोल हुआ, अगर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर शेयर होल्डर को मुश्किल हो सकता है। ये मेनली बात था। तो इस तरह से हम लोग लिवरेज रेशियो को लास्ट क्लास में देखे थे अच्छे से। उससे पहले हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज लाइक ईबीआईटी, ईपीएस, ठीक है, आगे भी पे चर्चा करूंगा वॉल्यूम रेशियोज वगैरह में, लेकिन आज का चर्चा है ऑपरेटिंग रेशियो। तो चलिए मैं एक एक करके आपसे बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग देखिएगा, ठीक है। देवोजीत बाबू को थोड़ा दिक्कत होगा, बट फिर भी कनेक्टेड रहिए, धीरे धीरे सभी कुछ समझ में आ जाएगा, बिकॉज डिस्कशन एकदम फंडामेंटल लेवल में है। तो कंपनी का फंडामेंटल हम लोग मनी कंट्रोल में भी चेक करते हैं, है ना। अच्छा, क्या स्क्रीन शेयर है? प्लीज कंफर्म मी, क्या स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? यस सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, तो स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? ऐसे तो फंडामेंटल में बहुत सारा चीज़ें होते हैं, बट हम लोग कनेक्ट कर लेंगे जो भी पॉइंट है। ये कंपनी जो है Amaron बैटरीज से हम लोग करेंटली कैलकुलेशंस वगैरह सीख रहे हैं। बट हम लोग किसी भी कंपनी को एनालाइज करें, अगर किसी को कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना आता है ना, वो किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का, चाहे वो पोर्ट बिजनेस में हो, चाहे वो बैंक बिजनेस में हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं उसको आईटी बिजनेस में हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, आप किसी भी बिजनेस का चेकिंग कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम है दैट इज आपको सीखना होगा, आपको रेशियो एनालिसिस को समझना होगा, ठीक है। जैसे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, दिस इज द रेशियो एनालिसिस चैप्टर, और इस रेशियो एनालिसिस में हम लोग अलग अलग रेशियोज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस में हम लोग क्या क्या चर्चा कर रहे हैं, अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बस इतना मुझे बताइए, क्या हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सीखे? ईबीआईटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इस तरह का कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने बात किया ना क्लास में। लिवरेज रेशियो प्रीवियस क्लास का डिस्कशन था, लास्ट वीक मेरा थोड़ा फीवर था, वो वैक्सीन लिया था इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया था।
वैल्यूएशन रेशियो मैं बात करूंगा, बहुत वाइटल रेशियो है, बट टुडेज डिस्कशन इज ऑन ऑपरेटिंग रेशियो। मैं नेक्स्ट वीक आपको वैल्यूएशन रेशियो में बात करूंगा, तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये सब रेशियो हम लोग डेली लाइफ में कहाँ देख पाते हैं? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब रेशियो हम लोग डेली लाइफ में, एक बहुत फेमस जगह है, आई होप यू ऑल नो, मनी कंट्रोल, है ना? बहुत लोग, बहुत फेमस एक ऐप है, जिनको भी स्टॉक मार्केट में रास्ते में देखता हूँ, मनी कंट्रोल ओपन है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए खबर देखते रहते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो मनी कंट्रोल इज अ वेरी फेमस ऐप, और भी है, इकोनॉमिक टाइम्स का भी बहुत सारे ऐप है। आजकल तो हर एक ब्रोकिंग कंपनीज का भी ऐप निकल गया, जहाँ से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। बट इन्फॉर्मेशन मिलना एक बात, और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना एक बात है ना। मतलब बेसिकली डेटा से मिलता है इन्फॉर्मेशन, है ना? डेटा जब कम्युनिकेट कर दे तो उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं, पर जब तक कोई डेटा आपको कम्युनिकेट ना करे तब तक आपके लिए वो डेटा ही है, इन्फॉर्मेशन नहीं बना। और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज जब तक नहीं होता तब तक आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बोलिएगा। डेटा बिकम्स इन्फॉर्मेशन जब आप उसको कम्युनिकेट कर पाते हो। जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा तो डेटा डेटा ही रहेगा, कुछ डेटा बन के रह जाएगा। ये डेटा बोलो, डाटा बोलो, जो भी बोलो, ठीक है? तो डेटा डेटा बन के ही रह जाता है जब तक उसका इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आता, और उस इन्फॉर्मेशन का जब तक एनालिसिस नहीं होता तब तक आपके लिए पूरा का पूरा बत्ती गुल, ऐसा हालत में हम लोग रहते हैं। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन इज लाइक दैट कि ये, क्योंकि मैंने अमरा राजा इसलिए ओपन करके रखा, 2 मिनट पहले मैंने ओपन किया, क्योंकि हमारे क्लास में जो डिस्कशन चल रहा है वो एमरन बैटरीज पे चल रहा है। ऐसे आप देख सकते हो, एमरन का अभी शेयर का दाम चल रहा है 739 करके, 739 740 के आसपास, ठीक है? और लास्ट 1 साल में ग्रोथ हुआ है, बैटरी कंपनी है, ग्रोथ अच्छा खासा दिया है। एमरन भी है, एक्साइड बैटरी इसका कॉम्पिटिटर है, आई होप यू ऑल नो एक्साइड बैटरी। हाँ, इसका भी शेयर में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। एक्साइड बैटरी उसी का कॉम्पिटिटर है, ठीक है? लेकिन हम लोग क्लास में जो कैलकुलेशंस वगैरह सीख रहे हैं वो एमरन की एनुअल रिपोर्ट से सीख रहे हैं, इसलिए मैंने एमरन को दिखा रहा है आप लोगों को। तो एक्साइड बैटरी इसका कॉम्पिटिटर है। आप देख सकते हैं एक्साइड लास्ट 1 ईयर में नॉट बैड, 150 से 180 ऑलमोस्ट 200 भी चला गया था एक बार। अभी थोड़ा डाउन है मार्केट, थोड़ा सा फिर से आएगा तो इसका भी ग्रोथ है, ऑब्वियसली ग्रोथ है। नाउ देखिए, मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा अभी चर्चा एक साइड में क्या होगा, दैट इज नॉट माय डिस्कशन। हम लोग कंपनी के एनालिसिस नहीं करने बैठे, हम लोग एनालिसिस सीखने बैठे हैं कि नॉट जस्ट एक साइड, हमारे सामने एक साइड आ जाए, हमारे सामने एमरन आ जाए, हमारे सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाए, हमारे सामने अदानी आ जाए, कोई भी कंपनी आए, उसको एनालिसिस करना है हमें खुद ओन एनालिसिस सीखना है। तो हम लोग सीखने बैठे हैं, ठीक है? तो सीखने के बाद आप अपने मर्जी से जो मर्जी चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा सुमन, प्रिया, आप लोगों से, क्लास का डिस्कशन के बाद जब आप लोग घर में कोई भी स्टॉक को एनालाइज करते हो, क्या आप लोगों को हेल्प मिलता है? जस्ट मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सर। क्योंकि हम लोग क्लास में तो हमेशा पर्टिकुलर, देखो ऐसे तो 5,000 7,000 कंपनीज है, एक एक का तो एनालिसिस नहीं करने बैठ सकते ना। लेकिन अगर हमें पता है कि किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए, तो फिर 5,000 क्यों 5 लाख स्टॉक भी सामने आ जाए तो फर्क पड़ेगा क्या? हेलो, बात समझ में आ रहा है ना? 5,000 7,000 शेयर क्या, अगर 5 लाख भी आ जाए, अगर एनालिसिस करना आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता कि कितना सारा कंपनी है, किस तरह से एनालिसिस करेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। तो प्रॉफिटेबिलिटी लेवरेज ये मैंने करवाया कुछ ही दिनों में, वैल्यूएशन रेशियो मैं करवाऊंगा, ऑपरेटिंग रेशियो मैं आज करवाऊंगा। आप देखिए, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा नजर डालिए कि फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ एमरन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा कि फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ एमरन, ऐसे किसी भी कंपनी का निकाल सकते हैं, मैं एमरन निकाल के रखा, आप जिसका मन मर्जी निकालिए, डजेंट मैटर। बट हाँ, करेंटली हमारा डिस्कशन है इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। पर शेयर रेशियो, जिसमें ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, कैश ईपीएस, बुक वैल्यू, ये सब एक्चुअली वैल्यूएशन रेशियो है, मैं नेक्स्ट दिन चर्चा करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डिविडेंड पर शेयर, पीबीआईटी, पीबीटी, नेट प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम लोग रिसेंट ट्रेंड में पीबीडीआईटी, पीबीआईटी, पीबीटी, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन नेट वर्थ इक्विटी, यहाँ पर पूरा लास्ट 5 साल का डेटा दे देते हैं लोग, लास्ट 4-5 साल का, मार्च 17, 18, 19, 20, 21,
लास्ट 4-5 साल का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो हमारा लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था, लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, इसमें करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आज मैं इन सब में कुछ बात करूंगा। इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है, करंट रेशियो, कुछ ऐसे ही कुछ रेशियोज है ऑपरेटिंग के अंदर, मैं ये सब चर्चा करूंगा। फिर वैल्यूएशन रेशियो जो हमारा नेक्स्ट वीक का चर्चा रहेगा। तो इस सब चीजों को रीड कैसे करें, डेटा तो अवेलेबल मिल जाता है, बट इसको रीड करना आना चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू, रिटेंशन, मार्केट कैपिटल, प्राइस नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू, थोड़ा सा समय लगेगा पर धीरे धीरे ही सही हम लोग बन जाएंगे। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हम लोग जरूर पहुंच सकते हैं, इतना तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि एक ना एक दिन आएगा कि हम लोग सब कुछ समझ जाएंगे देख के। और उसके बाद तो धीरे धीरे हर चीज में एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। चलिए, समय बहुत इंट्रोडक्शन में चला जा रहा है तो आपको मैं समझाता हूँ। वैल्यूएशन, ऑपरेटिंग रेशियो, जी लेवरेज हो गया था, लेवरेज हो गया था। जिन लोगों का लेवरेज वगैरह मिस है, मैं रिकॉर्डेड बैकअप अवेलेबल है, अगर किसी ने भी मिस किया है प्लीज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है, एक एक पॉइंट काम आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली सुमन का मिस था लास्ट वीक, मुझे जितना याद है, अनिमेश का मिस था। क्या आप लोगों ने किया? मैंने शेयर तो किया था। सुमन करे छिले ना करो नहीं? तुम्हारी आवाज पाती ना, ओके ठीक है। अच्छा, क्या आप लोगों को ऑपरेटिंग रेशियोज दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ओके ठीक है। अब मार्केट में ऑपरेटिंग रेशियो को किस तरह से हम लोग एनालाइज करेंगे, इट्स अ वेरी बिग डील, लेकिन उतना भी टफ नहीं है जितना टफ आप लोग मन ही मन में सोच रहे हो। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे सोचेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है, मैं एक एक करके आगे बढ़ता हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए और कंसंट्रेशन रखिए। कंसंट्रेशन चाहिए फंडामेंटल सीखने के टाइम पे, मतलब कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है, बिकॉज एक एक छोटा छोटा चीजें फाइंड आउट करना होता है। बैलेंस शीट पीएल को फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए रेडी भी करके रखा, दिस इज एनुअल रिपोर्ट, दिस इज द एनुअल रिपोर्ट। करेंटली मैं ये जो एनुअल रिपोर्ट है कंपनी को वेबसाइट से निकाला, और जो डेटा को मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज एमरन बैटरी का, वो मैं 13-14 एनुअल रिपोर्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सेम टू सेम वे में रिसेंट एनुअल रिपोर्ट में से जो है, ये भी एमरन का ही है, आप 1920 का डेटा भी चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें अभी सीखना है तो मेरे पास 13-14 पहले से अवेलेबल था, इसलिए मैंने 13-14 का डेटा यूज कर रहा हूँ। इक्विवेलेंटली आप 1920, 2021 जो डेटा मिले आप चेक करो। सेम टू सेम मेरे पास रिसेंट का अदानी पोर्ट भी है, अब अदानी पोर्ट में जाओ, अब अदानी पोर्ट का भी चेक करो सेम टू सेम वे में। आपको जो जो ठीक लगे आप वो सारा का सारा चेक करो, बट उससे पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अदानी बोलते हैं कि बाय 2030 ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट बनेगा, ये अदानी का कहना है, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। और इसके बारे में मैं काफी सारा बात लास्ट कुछ क्लासों में आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अदानी की भी देखेंगे, अमरन भी देखेंगे, बट ऑपरेशन मैनेजमेंट या ऑपरेटिंग रेशियो कंपनी का ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना सीखते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। सिंपल है, मैं बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा अभी। ऑपरेटिंग रेशियो ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी रेशियो, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, देखिए पॉइंट बहुत वाइटल है। ऑपरेटिंग रेशियो ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी रेशियो और द मैनेजमेंट रेशियो, तभी मैं मैनेजमेंट में इतना बात कर रहा था। इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनीज ऑपरेशनल एक्टिविटी, मतलब कोई कंपनी का ऑपरेशनल एक्टिविटी, कोई भी कंपनी, चाहे वो एक सिंपल आपके घर के बगल वाला पान दुकान ही क्यों ना हो, आपके घर के बगल में कोई ना कोई पान दुकान तो होगा। कोलकाता में हर चौराहे पे एक पान का स्टॉल मुझे दिख जाता है, चौरासिया पान भंडार, देखा है आप लोगों ने किसी ने? कोलकाता का हर बड़े मोड़ के सामने चौरासिया पान स्टॉल मुझे तो बहुत दिखता है। आई डोंट नो कि एक ही चेन का है कि बहुत सारा चेन है इन लोगों का, या सिंगल इंडिविजुअल का दुकान है, बट इन लोगों का ऑपरेशनल एक्टिविटी ताबड़तोड़ है। या फिर लोकल बेकरी, लोकल बेकरी देखें आप लोग, जिनका सुबह सुबह पावरोटी बिकता है ढेर सारा, मतलब जिनका बिकता है बहुत, इसका मतलब है उसका ऑपरेशनल एक्टिविटी एकदम हाई लेवल में चल रहा है। तो अगर हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो को समझेंगे ना, तो किस कंपनी के अंदर मतलब मैनेजमेंट कितना अच्छे से काम कर रहा है ये समझ हमें आएगा। चाहे वो लोकल बेकरी हो, लोकल पान वाला हो, या फिर अमरन बैटरी का जैसे बड़े
मल्टीनेशनल कंपनी हो या फिर टाटा इन्फोसिस जैसे कोई भी हो. To some degree, the operating ratio reveal the management efficiency as well. These ratios are called the asset management ratio. Don't worry, मैं अभी easy हो जाएगा आपको. As these ratios indicate the efficiency with which the asset of the company are utilized. Basically, the efficiency with which the asset of the company are utilized. That means कंपनी के पास ढेर सारा एसेट्स होते हैं, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है ना. कंपनी के पास तो एसेट होगा ही, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो उसके पास तो बड़ा बड़ा एसेट होगा. अब सवाल है कंपनी अपने एसेट को कैसे यूज करता है, कंपनी अपने एसेट को कैसे यूज कर रहा है और एसेट को यूज करके वो अर्न कितना कर रहा है, रेवेन्यू कितना कमा रहा है. सपोज मानिए कि आपका एक शॉप है, आप प्लीज बात को समझिए. तो क्या वो शॉप जो है आपके पास वो एक बिल्डिंग है ना. शॉप तो ऐसे ही नहीं होगा ना, एक बिल्डिंग होगा या फिर एक वेबसाइट होगा, है ना. वो भी तो आजकल तो ऑनलाइन में वेबसाइट ही दुकान है. तो या तो एक बिल्डिंग होगा या तो एक वेबसाइट होगा. तो ये आपके लिए एक फिक्स्ड एसेट है. सवाल है कि इस बिल्डिंग को कितना अच्छे से आप यूज कर रहे हो सकता है कि आपने पार्क स्ट्रीट के मोड़ पे लिया दुकान तो आपका भाड़ा ही आ जाता है 1 लाख का. अगर आपने श्याम बाजार के मोड़ पे लिया तो हो सकता है थोड़ा कम भाड़ा हो, 40,000 50,000 का भाड़ा हो सकता है, 10,000 20,000 हो सकता है, डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, इंपॉर्टेंस टू इंपॉर्टेंस. बट पॉइंट इज दैट अगर आपके पास एक फिक्स्ड एसेट्स है तो वो फिक्स्ड एसेट को यूज करके आप अपने बिजनेस में रेवेन्यू कितना जनरेट कर पा रहे हैं. क्या आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हैं. रेशियो जो भी हम लोग अभी ऑपरेटिंग रेशियो का बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑपरेशन करके आप बिजनेस में कितना रेवेन्यू बना सकते हैं. और वो ऑपरेशंस किस पे डिपेंड करता है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि वर्किंग कैपिटल, जैसे कि टोटल एसेट्स, जैसे कि इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस करने का डे टू डे कैपिटल. हर बिजनेस को चाहिए. आप ना टाटा बिरला अंबानी का बिजनेस को अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, आप कोई नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह सोचिए. जैसे कि मैं बोला ना चौरसिया पान स्टॉल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. चौरसिया पान स्टॉल कोलकाता के हर जगह में, हर गली चौराहे में मिलता है. सीरियसली देखिए, मैं सर्च करता हूँ चौरासिया, ये देखिए मैं लिखा था चौरासिया पान स्टॉल, दिखा रहा था, गूगल ही मुझे दिखा रहा था. द वेरी फेमस पान स्टॉल डिफरेंट काइंड ऑफ एरिया में दिखता है कोलकाता में. आप जिधर देखें आपको चौरासिया पान शॉप, ये देखिए एकदम हाई क्लास पान शॉप भी दिखेगा आपको. आई डोंट नो कहाँ है ये, कानपुर में दिख रहा है. ठीक है, चौरासिया पान शॉप. आई डोंट नो कि सेम बिजनेसमैन का है या फिर अलग अलग का है, इसका मुझे नॉलेज नहीं है. बट मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि बिजनेस का ऑपरेशनल एक्टिविटी को समझने के लिए आपको टाटा का बिजनेस या अदानी का बिजनेस या एमरन का बिजनेस ही समझना होगा. ऐसा जरूरी नहीं है. आप एक पान स्टॉल से भी समझ सकते हैं कि वो बिजनेस में दम है कि नहीं, उसके मैनेजमेंट में दम है कि नहीं. लेकिन वो दम समझेंगे कैसे, ठीक है. तो बोलते हैं ना हम लोग, है दम तो दिखा दे. तो वो दम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो दम देखने के लिए हमें कुछ ऑपरेटिंग रेशियोज चेक करना पड़ेगा. जैसे कि फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो. जो लोग स्कूल लेवल से कॉमर्स पढ़ते हैं, लाइक 11-12 से या सीए करते हैं, आई नो बहुत सारे हैं यहाँ पर जो लोग सीए से भी पढ़ते हैं हमारे पास. तो सीएमए का पढ़ाई भी करते हैं, उनको तो ये सब हो रहा है. आई थिंक क्लास में भी चल रहा है, मतलब जो प्रोफेशनल क्लास होता है वहां पर भी वो लोग पढ़ते हैं. बट ऐसे भी कोई है जिनको सीएमए के साथ या कॉमर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, तो सवाल है क्या सिर्फ ये सब समझने के लिए कॉमर्स पढ़ना मैंडेटरी है? एकदम नहीं. ऐसा कोई कहीं पर भी कहीं बोला नहीं है कि बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए और बिजनेस का फंडामेंटल समझने के लिए आपको कॉमर्स पढ़ के आना है. नहीं. एक पान शॉप चौरासिया में पान शॉप जो चलाते हैं वो बिजनेस ही करते हैं, और अल्टीमेटली ये सभी चीज उसके लिए भी एप्लीकेबल होते हैं जो कॉमर्स का पढ़ाई कर रहे हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट. तो जरूरी नहीं कि आप पढ़ लिख के ही हर चीज समझो. बिना पढ़े लिख के भी समझा जा सकता है, इफ यू रियली वांट टू नो. अगर आपको इसको समझना है तो इसके लिए एकदम आपको बस बेसिक एजुकेशन तो सभी चीज में जरूरी होता है, बस बेसिक एजुकेशन होने से ही चलेगा, और कुछ नहीं चाहिए ये सब समझने के लिए. मतलब रॉकेट साइंस नहीं है या कोई स्पिरिचुअल साइंस भी नहीं है, समझा जा सकता है. देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड डे सेल्स आउटस्टैंडिंग या फिर डीएसओ. तो दीज आर सम ऑफ द फेमस ऑपरेटिंग रेशियोज. ऐसे बहुत सारा रेशियोज का बात मैं कर रहा था. प्रॉफिटेबिलिटी, वॉल्यूम, लेवरेज,
मैं अभी वो सबको थोड़ा साइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा रहा था ना मनी कंट्रोल में, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग में बात कर रहा हूँ। अब ऑपरेटिंग में इतना सारा रेशियोज है, अब किस तरह से ये सब कुछ चीजों को समझे और इससे हमें क्या पता चलेगा कंपनी के बारे में। देखिए, द अबव रेशियोज कंबाइन डेटा फ्रॉम बोथ पीएल, तो हम लोग पीएल को भी यूज करने वाले हैं, पीएल स्टेटमेंट बैलेंस शीट को भी यूज करने वाले हैं। वी विल अंडरस्टैंड दिस रेशियोज बाय कैलकुलेटिंग देम। अमर राजा बैटरीज का डेटा हम लोग करंट में यूज कर रहे हैं, आप एक्साइड यूज कीजिए साथ में। अमरन का फेमस कॉम्पिटिटर कौन कौन है, कोई बता सकता है? अमरन का फेमस कॉम्पिटिटर, एनीवन प्लीज थोड़ा सा हेल्प कीजिए मुझे। एक्साइड और बताओ, नॉट जस्ट एक्साइड, और भी है। अमरन का फेमस कॉम्पिटिटर जो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में फुल्ली अवेलेबल है। अमरन है जिसको हम लोग अमर राजा बैटरीज के नाम से जानते हैं, एक्साइड इंडस्ट्रीज, एवरेड इंडस्ट्रीज, एचबीएल पावर, इंडो नेशनल, दीज आर सम ऑफ दी रिलेटेड इंडस्ट्रीज, सेम काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज में ये लोग है। जिसमें अमरन का एक शेयर का दाम चल रहा है 739, एक्साइड का 182, एवरेडी का 315, एचबीएल का 54, इंडो नेशनल का 989.15, जो हम लोग देख पा रहे हैं पीयर्स चेक करके। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एक एक करके सभी का देख लेंगे, अगर आप घर में चेक करेंगे तो सभी का ऑपरेटिंग आप चेक कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी खराब है, अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसके लिए हमें अमरन का क्या चेक करना पड़ेगा, पीएल बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, और टू गेट ए ट्रू सेंस हाउ गुड और बैड द ऑपरेटिंग रेशियोज, दैट इज कंपनी का मैनेजमेंट कितने अच्छे से काम कर रहा है, वन मस्ट कंपेयर द रेशियो विद द कंपनीज पीयर्स और कंपटीटर्स, जो मैं आपको अभी शो कर रहा था। आप कंपनी का पीयर्स को देखिए, कंपनी का कॉम्पिटिटर्स को देखिए, और कंपनी का खुद का डेटा देखिए जो प्रीवियसली चल के आ रहा है। दिस रेशियो शुड बी कंपेयर्ड ओवर द इयर्स फॉर द सेम कंपनी। मतलब आप अगर अमेरन चेक कर रहे हो तो आप अमेरन का भी चेक करो, उसका जैसे मैं आपको अभी 13-14 का डेटा बताऊंगा, आप 2021 घर में कीजिएगा, ठीक है। तो 13-14 से लेके 20-21 तक अमेरन का खुद का परफॉर्मेंस किस तरह का इंप्रूवमेंट हुआ है। सिमिलरली अब अमेरन का जो कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि एक्साइड, ठीक है, अब इनका डेटा खुद से एनालिसिस कीजिए, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट उसके वेबसाइट में मिल जाता है या फिर मनी कंट्रोल वगैरह में भी मिल जाता है। अब वहां से डाउनलोड कीजिए, कंपनी का डेटा को पास में रखिए और देखिए कि कौन सा इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा दिख रहा है आपको। लेकिन हर बात में थोड़ा समय देना पड़ता है, ठीक है, ऐसे ही बोल दिया और शुरू हो गए ऐसे तो नहीं होता ना, समय हर चीज पे देना पड़ता है। तो चलिए समय भी देते हैं, सीखते भी हैं। तो चलिए ऑपरेटिंग रेशियो का पहला रेशियो जो आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, एटलीस्ट एक एसेट मुझे बताने दीजिए, फिर मैं सवाल लेता हूं आप लोगों से। एक एसेट मुझे समझाने दीजिए, क्योंकि एक रेशियो समझाऊंगा ना तो आपको ना ये पता चल जाएगा कि क्या सीख रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो से कंपनी के बारे में क्या अता पता लगा सकते हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। The ratio measures the extent of the revenue generated in comparison to its investment in fixed assets. अब सवाल आ सकता है आपके मन में कि फिक्स्ड एसेट्स इन द सेंस, एनीवन, कोई भी मुझे थोड़ा हेल्प कर सकता है, ज्योति, प्रिया, रोशनी, शुभो, एनीवन, फिक्स्ड एसेट इन द सेंस? बिल्डिंग। हाँ सर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। वेरी गुड सर, प्लांट एंड मशीनरी, वेरी गुड। तो कंपनी बड़े बड़े मशीन्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि कंपनी को वहां से क्या चाहिए, इनकम करना है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप लोगों को पता हो सकता है, अगर नहीं पता हो तो आप पता कर लीजिए। जैसे मैं आपको लेके चलता हूँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक फैक्ट्री में, जामनगर का फैक्ट्री, रिलायंस का जामनगर फैक्ट्री, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनरी है, ठीक है, रिलायंस जामनगर। मैं क्यों दिखा रहा हूँ, बेसिकली मेरा ज्यादा कुछ इरादा नहीं है रिलायंस के बारे में भी बात करने का, मैं बस आपको इतना शो करना चाहता हूँ, ये रिलायंस का जो जामनगर का फैक्ट्री है ना, ये कोलकाता के समान का जगह में बना हुआ है। मतलब ये कोलकाता सिटी जितना बड़ा है, ऑलमोस्ट उसके आसपास हो जाएगा, 30 स्क्वायर किलोमीटर ऑलमोस्ट ये टोटल इसका एरिया है जहां पर ये रिलायंस का ये इंडस्ट्री बसा हुआ है, ठीक है। तो इतने बड़े एक एरिया में, जामनगर गुजरात में है, आई होप यू ऑल नो, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, बट इंटरेस्टिंग। यहाँ पर ऐसा, इवन इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मैंगो प्रोडक्शन यहाँ पर होता है,
मतलब जस्ट कहने की बात था तो मैं बता दिया। तो इतना ये जो कंपनी का क्या है, ये सब ये जो लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, क्या मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर लैंड है, इसके अंदर बिल्डिंग है, इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरीज है, हाँ, जिसको यूज करके कंपनी क्या कर रहा है, ऑयल रिफाइनरी करता है, जो रिलायंस का वन ऑफ द मेन बिजनेस है, जो रिलायंस का वन ऑफ द मेन बिजनेस है। मिडिल ईस्ट से तेल लाते हैं, ठीक है, जो रॉ तेल होते हैं, पेट्रोल डीजल के नाम पे वो रॉ तेल आता है, यहाँ पर रिफाइन होता है, और बाकी वर्ल्ड के इंडिया में भी गवर्नमेंट को भी देते हैं, और वर्ल्ड में और दूसरे कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करते हैं। आई होप हम लोग पता है हमें ये सब चीजें, थोड़ा सा कॉमन सेंस है, जनरल नॉलेज भी है। आप देख सकते हैं जामनगर रिफाइनरी का डिटेल्स इज ए प्राइवेट सेक्टर क्रूड ऑयल रिफाइनरी ओन्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज and installed capacity 6,68,000 barrels per day is currently the largest refinery in the world. विकिपीडिया का सोर्स मैंने यूज किया। तो ठीक है, अब जनरल नॉलेज का क्लास तो ये है नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है कि कंपनी अपने फिक्स एसेट्स पे बहुत खर्चा करता है, और खर्चा करने के पीछे उसका क्या मकसद होता है, रेवेन्यू अर्न करना। चाहे आप 10 लाख का बिजनेस फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करो, चाहे आप 10 करोड़ या 1000 करोड़ इन्वेस्ट करो, व्हाट एवर बी योर इन्वेस्टमेंट मनी, जो भी अमाउंट है आपका, लेकिन सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि आपको बिजनेस को रेवेन्यू देना है। और वो रेवेन्यू इस अमेरन बैटरी का इस पर्टिकुलर पॉइंट से देखना है कि इस फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं किसी भी कंपनी के बारे में। हम लोग बात करेंगे अमेरन से, बट यू कैन चेक इट विद एनी अदर कंपनी आल्सो। Extent of the revenue generated in comparison to its investment in fixed assets. It tells us how effectively the company uses its plant and equipment. कंपनी के पास जो भी प्लांट है, जो भी इक्विपमेंट्स है, कंपनी उसको कितनी एफिशिएंटली यूज कर पा रहा है। फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, बहुत सारा चीज। हायर द रेशियो, अगर रेशियो अच्छा है, ज्यादा है, तो इट मींस द कंपनी इज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेजिंग इट्स फिक्स्ड एसेट। अगर रेशियो अच्छा ज्यादा है, सर ये ज्यादा कम कैसे पता करेंगे, वेट सम कैलकुलेशन इज देयर, सम अकाउंटिंग कैलकुलेशन इज देयर, अभी आपको पता चलेगा। अभी अकाउंटिंग कैलकुलेशन भी तो करना पड़ेगा ना। जो लोग ऑलरेडी कॉमर्स का स्टूडेंट्स हो और सीएस या सीएमए या बीकॉम वगैरह पढ़ते हो या एमकॉम करते हो, दे ऑल अंडरस्टैंड इजीली, बट जो नहीं करते दे ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड इजीली, ये गारंटी है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर इक्वल्स टू ऑपरेटिंग रेवेन्यूज डिवाइडेड बाय टोटल एवरेज एसेट्स। Fixed asset turnover equals to what? Operating revenue divided by total average asset. That means कंपनी के पास जितना एवरेज टोटल एसेट्स है करेंटली, उसके ऊपर डिपेंड करके कंपनी कितना रेवेन्यू कमा रहा है। अब इसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं भी समझाता हूँ। The asset considered while calculating the fixed asset turnover should be net accumulated depreciation. अब व्हाट इज डेप्रिसिएशन, ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हर एसेट का वैल्यू कम होता है। अनिमेश मुझे थोड़ा हेल्प कर सकता है। अनिमेश, डेप्रिसिएशन का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट मैं शायद प्रीवियस क्लासेस में समझाया था। अनिमेश को मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो, अनिमेश का आवाज मेरे तक नहीं आ रहा है। किसका आवाज, किसको मेरा आवाज मिल रहा है, किसको प्रॉपरली? अनिमेश के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट नहीं होनी पा रहा। ज्योति, रोशनी, शुभो, एनीवन, किसको मेरा आवाज आ रहा है, बोलो ना। हेलो, हाँ सर। ओके। ज्योति, तुम्हारे पास मोबाइल फोन है? कितने का है, कितना दिन पहले खरीदा था? अभी तो 1 साल जैसा हो गया। कितने में खरीदा था? 20,000? 15,000। 15,000। ओके, मैं डिप्रिसिएशन बता रहा हूँ, सिंपल बात है। सबके पास मोबाइल फोन है, किसी के पास 15,000 का, किसी के पास 20,000 का, किसी के पास 30,000 का, किसी के पास 1 लाख का। बट मेरा कहने का मतलब है कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं इस बार एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ कि व्हाट इज डिप्रिसिएशन। हर एसेट का एवरी ईयर वैल्यू गिरता है। जैसे ज्योति, अगर आप आज के डेट में आपका 15,000 का मोबाइल फोन सेल करते हो तो क्या दाम मिलेगा ज्योति? मोस्टली 8,000। मोस्टली 8,000। इतना दाम दे देगा मणिपुर के लोग? हाँ, इम्फल में इतना दाम मिल जाएगा, 8,000 के आसपास मिल सकता है सर, ठीक है। कोलकाता में पता नहीं कितना मिलेगा। तो
15,000 का जो है वो 8,000, मतलब 50% में ज्योति ने डिस्काउंट कर दिया इसको। तो ये जो इसका डिस्काउंट हो गया, और सच में ज्यादा दाम नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट में डे टू डे एसेट्स का भरमार लगा हुआ है, मोबाइल का बाजार लगा हुआ है, डे टू डे न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो कोई दाम नहीं देगा। तो ये जो 15,000 का एसेट्स 8,000 में आ गया, क्या आपकी पॉकेट से पैसा निकला क्या? हाँ ज्योति, कि 8,000 चला गया क्या? 7,000 जो माइनस आपने कर दिया, तो क्या 7,000 को जाने देख पाया आपने? नहीं सर। तो बेसिकली ये क्या हो गया? नॉन कैश है, दिस इज नॉन कैश। खर्चा डेप्रिशिएट हो गया, खर्चा होता है बट पॉकेट से कैश नहीं निकलता, और आपका एसेट का वैल्यू भी गिर जाता है। क्योंकि हम लोग एसेट्स का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, इसलिए एसेट्स को समझना जरूरी है। जैसे रिलायंस ने ये जो इतने बड़े बड़े फैक्ट्री लगा के रखा है, या फिर एमरन बैटरीज का भी बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री है सर। आप रिलायंस का अकेला ही क्यों देखोगे, एमरन का भी देख लो। रिसेंटली एमरन का एक फैक्ट्री बंद हो गया था, पता है आपको? वो कुछ इशू दिखा के, इशू था पोल्यूशन के लिए ऊपर कुछ इश्यूज था, ठीक है, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में कोई एक ऑपरेशन हो रहा था, तो उसको बंद करवाया गया था, लेकिन फिर से उसको चालू कर दिया गया। से फॉर एग्जांपल, जैसे मानो कि ये एमरन का एक फैक्ट्री है, ठीक है, एमरन बैटरीज का एक फैक्ट्रीज है। अब ये फैक्ट्री एमरन ने जब बनाया था, तब उसमें जितना खर्चा आया था, अब समय के साथ इस हर एक चीज का वैल्यू तो गिरता है ना, एक्सेप्ट लैंड। जो जमीन है उसका वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि जमीन दिन दिन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। बाकी हर चीज, जो भी बिल्डिंग है, जो भी यहाँ पर वो यूज कर रहा है, हर चीज का वैल्यूएशन गिरता रहता है, डाउन होता रहता है। क्यों? क्योंकि डिप्रिसिएशन इज देयर। अब ये डिप्रिसिएशन का रेट होता है, एवरी एसेट का अलग अलग रेट होता है, मैं इतना डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा हूँ, वो आगे आगे बात कर लूंगा। तो पॉइंट एकदम बड़ा सिंपल है। द एसेट कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द फिक्स्ड एसेट टर्नओवर शुड बी नेट एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लेके, व्हिच इज नथिंग बट द नेट ब्लॉक ऑफ द कंपनी। मतलब कितना डिप्रिसिएशन लेने के बाद कंपनी के पास कितना एसेट पड़ा हुआ है। इट शुड आल्सो इंक्लूड द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नाउ व्हाट इज वर्क इन प्रोग्रेस? वर्क इन प्रोग्रेस मींस जो कंपनी के पास पड़ा हुआ है, जो भी बिजनेस में बन रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? इन सिंपल देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस में बताता हूँ आपको। कोई न्यू प्लांट बन रहा है, बना नहीं है, लेकिन क्या बिजनेस में पूंजी लग गया? मुझे थोड़ा हेल्प कीजिएगा। कोई न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है कंपनी का, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस? से फॉर एग्जांपल, न्यू कंस्ट्रक्शन, ये बिल्डिंग अभी चल रहा है, बना नहीं है। सपोज कोई प्रोमोटर इस तरह का बिल्डिंग बनाते हैं, ये उसी प्रोमोटर ने बनाया था, एक एग्जांपल है, लेकिन ये बिल्डिंग उसी प्रोमोटर बना रहा है, बट दिस इज नॉट येट कंप्लीटेड। बट ये कंप्लीट हो चुका है, बट ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो कंप्लीट नहीं हुआ उसको आप क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड, मतलब इसमें आपका सारा का सारा पैसा लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब आपने पूंजी डाला, बट वो पूंजी अभी भी प्रोग्रेस में है, WIP में है, वर्क इन प्रोग्रेस में है। दैट इज ऑल्सो योर एसेट्स, ठीक है, वो भी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल्स बात हो जा रहा है, बट डोंट वरी, आपको रेशियो में भी अभी समझ आ जाएगा। तो क्योंकि एक एक पॉइंट वाइटल होता है, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी ये सब बातें करते थे, अभी भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। वी टेक द एवरेज एसेट रीजंस डिस्कस्ड इन दिस प्रीवियस चैप्टर। एवरेज एसेट के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, मैं फिर से आपको एक बार दिखाऊंगा। जस्ट लुक हियर, अमर राजा का बैलेंस शीट से मैंने ये डेटा निकाला। अब ये बैलेंस शीट कहाँ मिलेगा आपको? आपको तो वेबसाइट में जाके ही मिल जाएगा, बट प्लीज कंफर्म मी, आपको दिखाई दे रहा है क्या? जस्ट लुक हियर, एसेट्स में आपको क्या दिख रहा है? नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट मींस फिक्स्ड, जिसको हम लोग 1 साल से ज्यादा टाइम तक यूज कर सकते हैं या फिर यूज करते हैं। करेंट एसेट क्या होते हैं? जैसे कि जिसको जल्दी जल्दी यूज कर पाते हैं, लाइक कैश, डेटर, रिसीवेबल, मतलब जिनसे पैसा मिलेगा मार्केट में, कैश हो जाता है, इन्वेंट्री हो जाते हैं, बट दिस इज फिक्स्ड एसेट्स टाइप, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इस तरह का। तो एमरन के पास अभी ऑलमोस्ट 767, ये मिलियन का डेटा है एमरन का, मैं आपको अभी शो करता हूँ उसका बैलेंस शीट। ये सब मिलियन में है, आप इसको करोड़ में ट्रांसफर कर सकते हो। 7,678 मिलियन 2014 का है ये, और 2013 का एमरन के पास 4,618.47 मिलियन का एसेट है।
अब एवरेज कैसे पता चलता है, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। आप लोग को एवरेज एसेट समझ में आया? हमेशा जब हम लोग पीएल बैलेंस शीट चेक करते हैं किसी भी कंपनी का, एज पर शेड्यूल 3, ये अकाउंट्स का एक रूल है, आपको हमेशा 2 डेटा दिखता है एट ए टाइम। वन इज 13 का, अनदर इज 14 का, या करेंटली देखोगे 2021 का, इस तरह से दिखेगा आपको। अब इससे पता क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कि कंपनी का लास्ट 2-3 सालों में, मैं 13-14 का डेटा में जा रहा हूँ, आपको रियल बैलेंस शीट दिखाने जा रहा हूँ। दिस इज रियल बैलेंस शीट। आई होप आप लोग देख पा रहे हो। ऑडिटर्स का रिपोर्ट भी इसके अंदर होता है, ये भी पढ़ना जरूरी होता है। मैनेजमेंट के रिपोर्ट के बारे में आपको ऑडिटर्स रिपोर्ट से ही पता चलता है कि कैसे मैनेजमेंट काम कर रहा है, वन ऑफ दी। बट ठीक है, अभी इतना ज़्यादा जितना ज़रूरी है मैं उतना ही बता रहा हूँ करेंटली। जस्ट टेल मी, क्या आप लोगों को बैलेंस शीट शो कर रहा है? हेलो, क्या आप लोग बैलेंस शीट देख पा रहे हैं? बोलिएगा। है दादा। ओके, अब बैलेंस शीट के अंदर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? नॉन करेंट एसेट्स। ओके, नाउ दिस इज आवर नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, अभी जो डेटा मैंने आपको शो कर रहा था वही है ना, 7678.64 एंड 4618.47। तो दिस दोनों डेटा को प्लस करो। ये 13-14 का है कंपनी का बैलेंस शीट का, ये 13-14 है। दिस इज लुक हियर 31 मार्च 2013 एंड 14। सिमिलरली आपको 1920 का डेटा में जाओ, आपको 1920 मिलेगा। दिस इज एमआरएन का ही 1920 का डेटा है। अदानी का ये रिसेंट का डेटा है, मतलब एकदम 2021 का डेटा है। तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। हम लोग तो अभी बस सीख रहे हैं, इसलिए मैंने जो डेटा मेरे पास मतलब नोट्स में था, मैं उसी से आपको समझा रहा हूँ बेसिकली। तो ये आपको क्या मिला? एवरेज एसेट मिल गया। क्या आप लोगों ने देखा? एवरेज एसेट दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। नो सॉरी, मैंने गलत जगह में लिखा। एसेट कहाँ चला गया? ओ नीचे, वो तो लाइबिलिटी था, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा कंसंट्रेशन रखिएगा। लुक एट हियर, नॉन करेंट एसेट देख रहे हैं आप लोग? नॉन करेंट मतलब जो फिक्स एसेट्स है, और दैट इज मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये है। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है देखिए तो। टेंजिबल एसेट्स है, मतलब जिस एसेट्स को हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। इंटेंजिबल्स के अंदर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मैंने अभी आपको समझाया। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, मतलब कंपनी के पास कुछ पेटेंट है, मतलब कुछ पर्टिकुलर ऐसा चीजें हैं जो एमआरएन के पास ही है, किसी और के पास नहीं होगा। ठीक है, जिसको हम लोग पेटेंट बोलते हैं, कॉपीराइट बोलते हैं। ठीक है, तो वो अंडर डेवलपमेंट है, जो करीब 3-4 मिलियन का है, इधर 5 मिलियन के आसपास का है। तो वो डेटा भी यहाँ पर दिख रहा है। और अल्टीमेटली सब कुछ जोड़ जाड़ के कंपनी का जो नॉन करेंट एसेट्स मिल रहा है हमें, दैट इज ऑलमोस्ट 767 करोड़ एंड 461 करोड़ के आसपास। ये 13 का है, ये 14 का है। तो कंपनी का एसेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, आप देख पा रहे हैं। कहाँ 461 करोड़ 13 में था, वहां पर 767। इसका मतलब कंपनी ने एसेट पे खर्चा बढ़ाया। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? हेलो, 461 करोड़ से 767 करोड़ में जब हमें एसेट दिख रहा है, इसका मतलब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया एसेट पे। प्लीज मुझे बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो, थोड़ा कंसंट्रेशन की बात है, थोड़ा डिटेल्स बातें हैं, बट क्या समझ आ रहा है? प्लीज बताइएगा। नहीं आ रहा है तो भी बताइए। किसी का भी आवाज मुझे नहीं आ रहा है, क्या बता, आज क्या नेटवर्क इश्यूज है क्या? शुभो, रोशनी, ज्योति, किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है मुझे। है दादा। हाँ बोझा सर। बोझा जाच्छे, समझ में आ रहा है क्या? जी सर। है दादा। ओके। ये विक्रांत समझ आ रहा है? विक्रांत, सुमन बोलो। हेलो, पता नहीं, सुमन तो है क्लास में, बट पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है। बट कोई बात नहीं, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर 767.86 करोड़ के आसपास का कंपनी का 14 का डेटा है, एंड 461 करोड़ के आसपास का कंपनी का 13 का डेटा है। अब इसका एवरेज कैसे निकल जाएगा? आप देखिए, 767 करोड़, एंड दिस इज मिलियन, एक्चुअली मिलियन को करोड़ में ट्रांसफर कर दिए,
और डिवाइडेड बाई 2 करके 614। एक्चुअली मैं मिलियन क्यों है, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट में मेंटेन करके रखा। यू कैन सी इट हियर। ये मिलियन या मिलियन में होगा कि करोड़ों में होगा, ये डिपेंड करते हैं कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट को कैसे मेंटेन कर रहा है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट के अंदर यू कैन सी इट हियर, ये सारा का सारा डेटा ये मिलियन में मेंटेन करके रखा। तो मिलियन में होगा कि करोड़ में, वो कंपनी अपने हिसाब से कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल बिजनेस है तो मिलियन में करता है, इसीलिए, और कुछ नहीं। तो एवरेज एसेट्स तो हमें पता चल गया। अब और क्या चाहिए? एवरेज एसेट के साथ साथ हमें चाहिए रेवेन्यू का डेटा। तो चलिए रेवेन्यू भी मिल जाएगा, उसमें क्या है। तो वी नो द ऑपरेटिंग रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 14 का है 3436.7 मिलियन, ठीक है, सॉरी 3436 करोड़ का। हेंस द फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो हो जाएगा 3436.7 डिवाइडेड बाय 614.85 करोड़। ना अभी आप शायद मुझे पूछ रहे होंगे कि ये 3436 करोड़ रेवेन्यू कहाँ से मिल गया। तो चलिए 3436 करोड़ का रेवेन्यू भी देख लेते हैं। ये मिलेगा आपको कहाँ पर? रेवेन्यू का डेटा मिलता है पीएल में, ठीक है। जिन लोगों का पीएल बैलेंस शीट नहीं हुआ, डोंट वरी, आप लोग जब पीएल बैलेंस शीट करोगे ना, तो आपको पीएल बैलेंस शीट के जब आइडेंटिफिकेशन सीख रहे होंगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आइटम कहाँ मिलता है। इसीलिए पीएल बैलेंस शीट का नॉलेज होना जरूरी है कि कौन सा आइटम हमें कहाँ पर मिलेगा। जैसे दिस इज बैलेंस शीट, ओके, दिस इज बैलेंस शीट, यू कैन चेक इट हियर, दिस इज बैलेंस शीट। नाउ वी नीड टू मूव ऑन टू बैलेंस शीट, नॉट पीएल, ठीक है। बैलेंस शीट में नहीं, पीएल में जाना है। क्या आप लोगों को रेवेन्यू शो कर रहा है? प्लीज टेल मी। ये रेवेन्यू है 13-14 का, ऐसे आपको 2021 का भी, रिसेंट का भी दिखेगा। आप बस एनुअल रिपोर्ट निकालिए, मेरे पास अभी सब अवेलेबल है, मैं 13-14 से पढ़ा रहा हूँ। क्या आप लोगों को रेवेन्यू दिखाई दे रहा है? जस्ट टेल मी। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3436.59, दिस इज 14 का, एंड 29589.15, दिस इज 13 का। लेकिन इसका एवरेज नहीं करना है हमें, तो बस 14 चाहिए। एसेट का एवरेज करना है। क्यों एसेट का इसलिए एवरेज करते हैं? बिकॉज जो एसेट मेरे पास पहले से था वो एसेट तो मेरे पास अभी भी होगा ना, लेकिन रेवेन्यू मेरा सालों बाई साल चेंज होता रहता है, ठीक है। इनकम मेरा चेंज होते रहता है, बट एसेट, सपोज आपके पास एक घर था, उसके ऊपर बेस करके आपने एक दूसरा घर एक्सटेंड किया। एसेट में थोड़ा सा आपके पास प्लांट इक्विपमेंट था पहले से ही, आपने प्लांट इक्विपमेंट में थोड़ा और इंक्रीमेंट किया, ठीक है। तो इसीलिए जब हम लोग चेक करते हैं, मतलब रेशियो एनालिसिस करते हैं, तो एवरेज करके करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारा रेशियो है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रॉपर मतलब लगता है, इसीलिए। तो एवरेज करके करने का एक सिस्टम फाइनेंशियल, ये सब एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये सब का एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो नाउ देखिए, ध्यान से देखिए, तो 3436.7 डिवाइडेड बाई 614, ये हमारा रेशियो का फॉर्मूला क्या था? रेशियो का फॉर्मूला था रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, दैट इज 3436.7 करोड़ डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट्स। तो किए तो 5.59 आया। आप करके देखिए, 3436.7 डिवाइडेड बाय 614.85, आपको 5.59 ये टाइम्स में आता है। नाउ पॉइंट इज दैट ये 5.59 आपको कहता क्या है? ऐसे बोलते हैं ना, हर चीज का कुछ तो मतलब होगा। तो ये जब भी आप कंपनी का फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, तो ये फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो से आप क्या पता कर लिया? आपने ये पता कर लिया कि कंपनी का ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो व्हाइल इवैल्यूएटिंग दिस रेशियो, डू keep in mind the stage the company is in. For a very well established company, the company may not be utilizing its cash to invest in fixed assets. अगर कंपनी बहुत ज्यादा पुराना है, बहुत पहले से एस्टेब्लिश हो चुका है, तो उसको फिक्स्ड एसेट्स में रोज रोज खर्चा करने का जरूरत नहीं होता। एक ओल्ड कंपनी जो बहुत दिनों से उसका बिजनेस बना हुआ है, क्या उसको रोज रोज इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत पड़ेगा बिल्डिंग में, प्लांट में, मशीनरीज पे? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ आप लोगों से। हेलो? नो सर। नो ना, मतलब जब बिजनेस पुराना है तो उसके पास तो सब कुछ पहले से ही है, तो उसको ज्यादा फिक्स एसेट्स में खर्चा करने का जरूरत नहीं है। बट जब कोई कंपनी ग्रोइंग कंपनी होता है, मतलब अभी मार्केट में वो ग्रो कर रहा है, जस्ट 5 साल 7 साल हुआ है, ठीक है, हार्डली, तो कंपनी में इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट्स एंड हेंस द फिक्स एसेट वैल्यू में इंक्रीज ईयर ऑन ईयर, तो उसका फिक्स एसेट का वैल्यू बढ़ेगा। जैसे हम लोग एमरन के केस में देख पा रहे हैं ना कि 461.8 13 में था, वहां से 767.8 करोड़ 14 में हो गया। इसका मतलब इन द मीन टाइम कंपनी ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, कहां पर? फिक्स एसेट्स पे। क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ ना मैटर? बोलिएगा।
आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में भी, आप चेक कीजिए ना, मैं आपको वही तो बता रहा था कि कहाँ 461 करोड़ का एसेट था कंपनी के पास, वहां से कंपनी का एसेट्स ऑलमोस्ट, जस्ट लुक दिस डेटा, 461 के आसपास का ये मिलियन में है और ये 767। इसका मतलब कंपनी ने एसेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया अपना, और ये एसेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना कोई खराब बात नहीं होता है अगर बिजनेस उसके साथ साथ रेवेन्यू भी दे पा रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट कि ये जो 5.59 है, ये 5.59 जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। द रेशियो मोस्टली यूज्ड बाय कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज टू एनालाइज हाउ इफेक्टिवली द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी आर यूज्ड। तो कंपनी अपना फिक्स्ड एसेट्स को कितने अच्छे से यूज कर पा रहा है उसको समझने के लिए आपको चेक करना चाहिए कंपनी का फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। अब शायद आप कुछ जरूर मन में सोच रहे होंगे कि ये अच्छा है कि बुरा, कैसे समझ में आएगा। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप एक्साइड इंडस्ट्रीज का एनुअल रिपोर्ट निकालिए और उसके 13-14 का, ये क्योंकि ये 13-14 है, आप 2021 करेंगे तो 2021 का देखिए, एक्साइड का डेटा निकालिए और एक्साइड का सेम टू सेम वे में कैलकुलेशन कीजिए। अगर एक्साइड से एमआरएन अच्छा है 5.59 से, अगर एक्साइड अच्छा है तो फिर एक्साइड बेहतर कर रहा है, और अगर एमआरएन अच्छा कर रहा है तो फिर एमआरएन का फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो अच्छा है। इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है कि कंपनी अपना फिक्स एसेट्स को कितना अच्छे से यूज कर पा रहा है। दैट मींस मैनेजमेंट अपने बिजनेस में जो भी एसेट्स है उसको कितने अच्छे से यूटिलाइजेशन करने में सक्षम है, दैट मींस एफिशिएंट है। बोलिए, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एसेट, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो? अगर किसी के मन में कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो समझ में आया कि नहीं, आप पूछ सकते हैं। अगर ये समझ में आएगा तो फिर मैं आगे का और भी बात बढ़ाऊंगा। मैं सभी को पूछना चाहता हूँ। रोशनी, ओके ओके प्रिया, ओके प्रिया, सुमन, विक्रांत, बोलो सर कोई सवाल? देवजीत बाबू বোঝা যাচ্ছে? একটু 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 ট্রিকি লাগবে, বাট তবু জিজ্ঞাসা করছি। একটু একটু বোঝা যাচ্ছে, এটা অ্যাকচুয়ালি একটু সময় লাগবে। হ্যাঁ, প্র্যাকটিসের সাথে সাথে একটু রেগুলার ক্লাস হয়ে গেলে তখন এগুলো নর্মাল হয়ে যাবে। একটু সময় লাগবে, আমি জানি এটা সময় লাগারই জিনিস, আর তবু সময় দিলে হয়ে যাবে, এরকম নয় कि खूब टफ কিছু না। अच्छा, ओके, नेक्स्ट अनदर रेशियो में मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली मैं होमवर्क दिया आप लोगों को कि जो 5.59 का जो रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया एक्साइड एमआरएन का, सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, आप एक्साइड का भी चेक कीजिए, दैट इज द होमवर्क, ओके। सिमिलर इंडस्ट्री का करेंगे, हाँ, हमेशा हमेशा सिमिलर इंडस्ट्री में कंपेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप सिमिलर इंडस्ट्री में कंपेयर नहीं करेंगे तो फिर आपका कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। एक आईटी बिजनेस के साथ बैटरी बिजनेस का कंपेयर करने में बोकामी हो जाएगा ना, ये बोकामी हो जाएगा, मतलब ये बुद्धू जैसा काम हो जाएगा कि हम बैटरी का बिजनेस का है इसका, बैटरी के साथ हम आईटी बिजनेस, अदानी का पोर्ट का बिजनेस, नहीं, कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको कंपेयर करना है देन यू कंपेयर एमआरएन बैटरी विद एक्साइड बैटरी। अगर आपको करना है तो आप एक्साइड के साथ कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे रेशियोज है, बट यस यहाँ पर हम लोग ऑपरेटिंग रेशियोज में भी नहीं है, बिकॉज वो थोड़ा सा डिटेल्स एनालिसिस है, तो इतना सारा डेटा ये लोग देता भी नहीं है, ठीक है। कुछ डेटा जैसे ऑपरेटिंग रेशियोज आपको ज्यादा मिलेगा नहीं, आपको ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी और वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑलरेडी समझाया, अब वॉल्यूम रेशियोज में नेक्स्ट क्लास में समझाने वाला हूँ। तो दिस इज, आप लोग एक साइड देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप एक साइड चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा ग्रुप में, हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है एडवाइजरी ग्रुप में आप लोग बताइए, या फिर फाइनेंशियल फंडामेंटल एडवाइजरी ग्रुप में बताइए कि एक साइड का क्या डेटा आ रहा है और एमआरएन से बेहतर है कि नहीं है। आई होप कि आप लोग करेंगे ना। रोशनी कोरे बोल भी, ओके। नाउ फोकस इज ऑन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। किस पे फोकस करेंगे? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर पे। Working capital refers to the capital required by the firm to run its day-to-day operation. Point to be noted. वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि एक बिजनेस डे टू डे लाइफ में जो बिजनेस करता है उसके लिए उसको कैपिटल का जरूरत होता है। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो फाइनेंस भी पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्रिया, ज्योति, बोलो, फाइनेंस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आजकल? जो लोग पढ़ते हैं, अब सभी कोई फाइनेंस नहीं पढ़ते, आई नो, बट जो पढ़ते हैं मैं उन्हें पूछ रहा हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास में अभी क्या टॉपिक चल रहा है? हाँ रोशनी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ना,
यस सर। यस ना? तो आप देखिए, अभी आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ही समझाने वाला हूँ। मतलब वो फाइनेंस में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें उतना डिटेल्स नहीं जाना है, बस स्टॉक मार्केट के लिए जितना जरूरी है। ठीक है, ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कम से कम मुझे 10-12 क्लास चाहिए होता है आपको समझाने के लिए, वर्किंग कैपिटल को समझाने के लिए। वो एक पूरा कॉर्पोरेट फाइनेंस का ही टॉपिक है वो। लेकिन मैं आपको भी कॉर्पोरेट फाइनेंस तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में रेशियो को समझने के लिए जितना जरूरी है, किसी भी कंपनी को एटलीस्ट एनालाइज करने के लिए जितना जरूरी है, उतना तो आपको पता चल ही जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल refers to the capital required by the firm to run its day-to-day operations. To run day-to-day operations, the company needs certain type of assets. Typically, आप एक चीज बताइए, हर बिजनेस को चलने के लिए इन्वेंट्री का जरूरत है कि नहीं है? जस्ट टेल मी। इन्वेंट्री मतलब आप जिस चीज का धंधा करते हैं, आप जिस चीज का बिजनेस करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक। सपोज आपका मेडिसिन का दुकान है, तो मेडिसिन आपके लिए स्टॉक होगा। अगर आप बिस्किट्स का दुकान चलाते हैं, तो बिस्किट्स आपके लिए इन्वेंट्री होगा। तो दैट इज सिंपल। अगर आप बैटरी का बिजनेस करते हैं, तो बैटरी इज योर स्टॉक। अगर आप पावरोटी का बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो पावरोटी इज योर स्टॉक। तो इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए आपको पैसा का जरूरत है, एकदम जरूरत है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। देयर इज नो सेकंड ओपिनियन। रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स मतलब क्या होता है? हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं कि नहीं करते? इज देयर क्रेडिट सेल इन बिजनेस? प्लीज टेल मी, क्या बिजनेस में क्रेडिट सेल है? क्या हम लोग उधारी में लोगों को सेल करते हैं? हाँ सर। एकदम। तो जब हम लोग क्रेडिट में सेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिसीवेबल्स मिलेगा, जिसको हम लोग और एक लैंग्वेज में भी बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं? डेटर। ठीक है, फेमस है रिसीवेबल्स आल्सो। फाइनेंस में बोलते हैं रिसीवेबल्स, अकाउंट्स में बोलते हैं डेटर। मतलब सिंपल बात है, जिनसे हमें पैसा मिलने वाला है, बेसिकली मार्केट में पड़ा हुआ पैसा जो अभी तक हमें मिला नहीं है। लेकिन सवाल है, जो पैसा हमें मिला नहीं है तो मिलेगा, लेकिन आप मुझे बताओ, आपके लिए पैसा जरूरी है कि नहीं है? मैं कहना चाहता हूं कि आप मार्केट में, सपोज मानो आपके पास 1 लाख रुपया है, आप मार्केट में बिजनेस किया, आपने 1 लाख का प्रोडक्ट जो था, आप उसको 1,30,000 में सेल कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें से आपको 30,000 मिला, अब भी 1 लाख ड्यू है, डेटर के पास पड़ा हुआ है। आपने 1 लाख का प्रोडक्ट 1,30,000 में सेल किया, आपने 30,000 का प्रॉफिट किया, 30,000 आपको मिल गया, बट स्टिल 1 लाख आपको नहीं मिला। या फिर जो भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। आपको हो सकता है कि 1 लाख मिल गया, 30,000 नहीं मिला, व्हाटएवर। बट माय पॉइंट इज दैट अगर मानो कि ये 1 लाख आपके लिए कितना वाइटल है, प्लीज टेल मी हाउ इंपॉर्टेंट दिस 1 लाख इज फॉर यू। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इसके बिना आप अपना डे टू डे बिजनेस नहीं चला पाएंगे ना, मुश्किल में पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? जस्ट मुझे इतना कंफर्म कीजिए कि जो सेल करके आपका पैसा अगर मार्केट में फंस गया हो, तो आपके बिजनेस में दिक्कत होगा कि नहीं? होगा सर। होगा। अब ज्यादा देर तक पड़ा रहने से दिक्कत है। एक सर्टेन, एक रीजनेबल टाइम तक पड़ा रहे तो इट्स ओके, बट अगर जरूरत से ज्यादा, रीजनेबल टाइम से ज्यादा है ना, तो मुश्किल है। अब रीजनेबल टाइम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। गाड़ी बिजनेस का अलग, बैंकिंग बिजनेस का अलग, प्रॉपर्टी बिजनेस का अलग, जैसा जैसा बिजनेस है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। व्हाट इज रीजनेबल इज फुल्ली डिपेंड ऑन बिजनेस टू बिजनेस। थोड़ा वेट कीजिए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जब कंप्लीट होगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, और एक चीज है जो आपको वर्किंग कैपिटल के अंदर लेना बहुत जरूरी है। एक तो हो गया इन्वेंट्री, दूसरा हो गया रिसीवेबल्स, एंड तीसरा हो जाता है कैश। इसके बिना तो आपका बिजनेस हो ही नहीं सकता। बिना कैश का क्या चलता है जिंदगी में? कुछ नहीं चलता। नगद बोलता है, पैसा बोलता है, हम लोग बोलते हैं ना, यस ऑब्वियसली बोलता है। इसके बिना कुछ भी नहीं हिलता दुनिया में। अब पॉइंट इज दैट ऑब्वियसली पैसा पैसा करने से पैसा नहीं आता, ये दैट इज आल्सो ट्रू। पैसे का यूज प्रॉपर करने से पैसा आता है, दैट इज आल्सो ट्रू। नाउ if you realize these are current assets because इसको आप 1 साल के अंदर ना कैश में कन्वर्ट, कैश तो कैश है ही, रिसीवेबल्स जो है। अच्छा आप मुझे बताओ, आपने किसी को कुछ सेल किया था, 1 साल हो गया, मोर देन 1 ईयर हो गया, आपको वो पैसा वापस नहीं किया, अच्छा बात है क्या? 1 साल के अंदर आप उसको वापस चाहते कि नहीं चाहते? अगर आप किसी को 1 लाख का कोई प्रोडक्ट सेल किया था या 50,000 का कोई प्रोडक्ट सेल किया था, व्हाट यू मीन कि आपको विद इन 1 ईयर मिल जाए? तो मार्केट में एक ट्रेंड ऐसा होता है कि जो पैसा 1 साल के अंदर मिल जाता है ना, या
कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज योर करंट एसेट एक्चुअली। ये नॉर्मल सेंस में है। ऐसे करंट एसेट्स में तो अकाउंट्स में मेरा कम से कम 1-2 क्लास का डिस्कशन हो जाता है करंट एसेट्स में, बट इन सिंपल अगर मैं आपको करंट एसेट समझाने का कोशिश करूं तो इन सिंपल करंट एसेट मतलब जिसको हम लोग विद इन 1 ईयर के अंदर कैश या कैश जैसा कोई इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वेल मैनेज्ड कंपनी फाइनेंस द करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। एक अच्छा बिजनेस, वेल मैनेज्ड कंपनी फाइनेंस द करंट एसेट। अब इनको ये सब स्टॉक के लिए, रिसीवेबल्स के लिए, कैश के लिए पैसा चाहिए, मतलब बिजनेस में वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, मार्केट में डेटर के पास पैसा पड़ा हुआ है, उसके लिए भी आपके पास दिक्कत हो रहा है, तो आपको तो बिजनेस आगे बढ़ाना है कि फिर एक बार सेल करके 2 महीना वेट करेंगे? जस्ट टेल मी, रिलायंस क्या कोई भी बिजनेस, नॉट जस्ट रिलायंस, आप मुझे बताइए कि कहाँ चला गया मेरा रिलायंस का, ये पान वाला ही मान लीजिए, इसने एक पार्टी ऑर्डर लिया, एक पार्टी ऑर्डर लिया और पार्टी को एक शादी का माहौल था जहां पर पान वगैरह बेचा और बेच के इनको 1,50,000 मिला, ठीक है, 50,000 मिला। अब वो सोच रहा है कि 2 महीना बाद उसको पैसा मिलेगा, तो 2 मंथ्स बाद उसको पैसा मिलेगा, 2 मंथ्स लेटर उसको पेमेंट कलेक्ट होगा। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट इस 2 मंथ्स में इनका बिजनेस कैसे चलेगा? क्या मुझे आप मुझे मेरा बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आपका सारा का सारा प्रोडक्ट आपने क्रेडिट पे सेल कर दिया। से फॉर एग्जांपल दिस इज योर शोरूम, ओके, आपका जो भी प्रोडक्ट दुकान में शो हो रहा है, ये कस्टमर आया और आपने इस कस्टमर को सारा का सारा प्रोडक्ट बेच दिया, क्रेडिट पे बेच दिया। अब क्रेडिट में बेच दिया तो ये तो आपको संगे संग पेमेंट नहीं किया, से फॉर एग्जांपल कुछ पेमेंट किया, कुछ पेमेंट बोला कि बाद में देंगे, आप भी खुशी खुशी दे दिए, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट पॉइंट इज दैट आपका प्रोडक्ट तो सेल हो गया, इसमें आप खुशी मनाओ कि आपने सेल कर दिया, बट क्या आपके पास पैसा आ गया? यस और नो? हेलो, 2 मंथ्स लेटर आपको पैसा मिलेगा। हाँ बोलो। नहीं मिला। नहीं मिला। अब मुझे बताओ ज्योति कि अब ये 2 महीना आप क्या करोगे? मक्खी खाओगे या मक्खी हटाओगे? मक्खी समझते हो ना, वो फ्लाई, मतलब 2 महीने आपको बिजनेस को और रन कराना है ना, दुकान तो बंद नहीं कर सकते कि नहीं मेरे पास स्टॉक नहीं है। आप ऐसे बोलोगे क्या कि मेरे पास स्टॉक नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास बिजनेस करने के लिए इन्वेंटरीज नहीं है? अब ऐसे बोलोगे? आपको जरूरत है कि नहीं है पैसा का? है। तो जब तक ये कस्टमर जब तक आपको पेमेंट नहीं करेगा तो तब तक आप क्या करोगे? हवा खाओगे? आप हवा नहीं खाओगे, आप वर्किंग कैपिटल की जरूरत में भागोगे। यस और नो? बेसिक बिजनेस है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लीज बताइए। तो बेसिक बिजनेस कॉन्सेप्ट कि जब मैंने मार्केट में उधार में दे दिया, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, बट मुझे बिजनेस को तो रन रखना है ना, तो बिजनेस को रनिंग रखने के लिए, आपका डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को प्रॉपरली चलाने के लिए यू नीड वर्किंग कैपिटल। एम आई राइट और रॉन्ग? प्लीज टेल मी। अगर डाउट हो तो पूछिए कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, व्हाटएवर, जो भी आपको समझ आ रहा है। हाँ ज्योति, आप बिजनेस संभालते हो, आई नो, बताओ। प्रिया भी बता सकते हो, प्रिया इज ऑल्सो इन बिजनेस, आई नो। हाँ प्रिया बोलो, आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए कि नहीं चाहिए डे टू डे बिजनेस के लिए? एग्जैक्टली तो सिंपल बात है सर, एक वेल मैनेज्ड कंपनी फाइनेंस द करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, मतलब उसके लिए आपको लायबिलिटी चाहिए, मतलब आपको शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ेगा। इन सिंपल, करंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लोन, सिंपल करंट लायबिलिटी दैट इज शॉर्ट टर्म लोन चाहिए आपको। अब बैंक देगा आपको अगर आपका बिजनेस में दम है तो, अगर नहीं देता है तो फिर यू आर शॉर्टेज ऑफ करंट वर्किंग कैपिटल एंड दैट इज बैड फॉर द कंपनी। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जिनको इजीली लोन नहीं मिलता। तो करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को हटा दो, जो एसेट्स आपके पास है वहां से आप लायबिलिटी को हटाने से आपके पास जो पड़ा रहता है ना, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। मैं आपको अभी कैलकुलेशन दिखाता हूं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आपके बिजनेस में जो टोटल एसेट्स है, करंट एसेट्स, मतलब जो सभी विद इन, करंट लायबिलिटी भी विद इन 1 ईयर में चुकता करोगे और करंट एसेट्स भी आपको विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट होने का संभावना रखता है, प्रोबेबिलिटी है आपके पास कि वो सारा का सारा पैसा आपको मिल जाएगा। दैट इज योर करंट एसेट्स। या तो वो ऑलरेडी स्टॉक में है, आप क्या चाहते हो, आपके पास जो चीज का बिजनेस हो वो जल्दी जल्दी बिक जाए और आपको पैसा मिल जाए। हेलो, आप ही चाहोगे ना? जैसे ये एमरन का जो शोरूम हमें दिख रहा था, क्योंकि मैं एमरन से बता रहा हूँ, चलो देखते हैं।
एमरन बैटरी का शोरूम कहाँ पर है, कहाँ पर है? अरे बहुत सारा है। आप बताओ कि ये एमरन बैटरी के शोरूम में जो भी बैटरी है, एमरन क्या चाहेगा? ये सब स्टॉक जल्दी जल्दी निकल जाए। यस और नो? यही तो एमरन चाहेगा ना कि इसका जो भी बिजनेस में प्रोडक्ट है, जिसका वो बिजनेस करता है, वो जल्दी सेल हो और जल्दी जल्दी उनका पैसा भी मार्केट में उसको मिल जाए। यही करेगा ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हेलो, क्या फिर से डिस्कनेक्टेड आप लोगों के साथ में, या फिर कनेक्टेड है आप लोग? हाँ सर। ओके सर। अरे थोड़ा सा हाँ हाँ हूँ बोलते रहिए, नहीं तो मैं सब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि किसी कारण से शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ऐसे बहुत कम होता है, आई नो, बट फिर भी पूछ लेते हैं। नाउ जस्ट टेल मी, जस्ट मुझे बताइए, अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया? आपके पास जो करंट एसेट्स है, आप वहां से करंट लायबिलिटी, जो आपका शॉर्ट टर्म लोन है, जो आपका शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है, और जो आपका स्टॉक है, जो आपका कैश है, आपके पास जो भी है उसको हटाइए, तो आपको जो भी मिलेगा आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगा। नाउ if the working capital is a positive number, very interesting fact, please point to be noted, if working capital is a positive number, it implies that the company has working capital surplus। अगर आपके पास पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है, इसका मतलब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है एंड आप आपका जो भी ऑपरेशंस है डे टू डे इजीली मैनेज कर सकते हैं। दैट मींस बिजनेस को मूव ऑन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। However, if the working capital is negative, अगर आपका बैलेंस शीट में वर्किंग कैपिटल नेगेटिव शो करता है किसी भी कंपनी का, इट मींस द कंपनी हैज ए वर्किंग कैपिटल डेफिसिट। दैट मींस उसके पास डे टू डे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा का शॉर्टेज है। अब बिजनेस को समझिए, बिजनेस के लिए डे टू डे बिजनेस को मूव ऑन कराना जरूरी है, अंदर की बात है। यूजुअली इफ द कंपनी हैज ए वर्किंग कैपिटल डेफिसिट, दे सीक ए वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम देयर बैंकर्स। अगर उनको पैसा चाहिए तो फिर वो अपने बैंकर से लोन मांगेगा, हाँ या ना? अगर बिजनेस को पैसा का जरूरत है तो वो अपने बैंकर से लोन के लिए बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हाँ बोलिए। अगर बिजनेस बोलेगा को सर, बोलेगा। बोलेगा, एकदम बोलेगा। ये बिजनेस बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे लोन का जरूरत है। अगर उसके पास डेफिसिट है, शॉर्टेज है, तो वो लोन के लिए जरूर जाएगा। नाउ पॉइंट इज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज टॉपिक, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा कॉर्पोरेट फाइनेंस में पढ़ा जाता है। जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, मेरे पास सीए पढ़ते हैं, सीएस पढ़ते हैं, सीएमए पढ़ते हैं, कोई कोई सिर्फ स्टॉक मार्केट में अपने आप को डेवलप करने के लिए भी फाइनेंस पढ़ते हैं, आई नो। अब ठीक है, जो लोग नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, मतलब फिर भी आपको जितना अभी जरूरत है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल अपने आप में ही ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आई थिंक रोशनी, ज्योति, प्रिया, शुभो, दे ऑल कैन अंडरस्टैंड कि वर्किंग कैपिटल कितना बड़ा चीजें हैं जो कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम लोग प्रोफेशनल लेवल में पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट, एक अलग ही एरिया है जो कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं, नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, strives to manage the company's working capital efficiently. Of course, we will not get into this topic as we will disgrace from our main topic. So, इसलिए मैं वर्किंग कैपिटल में ज्यादा जा नहीं सकता, लेकिन the working capital turnover ratio is also referred to as net sales to working capital. The working capital turnover indicates how much revenue, point to be noted, how much revenue the company generates from every unit of working capital। मतलब आप अपने बिजनेस में जो डे टू डे पूंजी लगा रहे हो, जो डे टू डे कैपिटल लगा रहे हो, उसमें से आपको रेवेन्यू कितना मिलता है। सपोज अगर वर्किंग कैपिटल रेशियो 4 है, देन इट इंडिकेट्स अगर आप 1% कैपिटल लगाते हो तो आपको 4% रेवेन्यू मिलता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। If you invest 1 rupee in your working capital, it's a very very interesting point to be noted, huh? If you invest 1 rupee in working capital and if you get rupees 4, that means your working capital ratio is 4. Now ये अमरन का हो या अदानी का, आप कैलकुलेट करके देखो कि वो कितना कैपिटल बिजनेस में डाल रहा है और वहां उसमें से कितना अमाउंट ऑफ पैसा कमा रहा है। तो वेरी इंटरेस्टिंग ना? हेलो, क्या रे अनिमेश, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? बोल कि कितना कैपिटल में कितना कमा रहा है, यही तो बिजनेस का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना? ये तो किसी भी बिजनेस का अंदर की बात है, ये अंदर की बात ही तो फंडामेंटल एनालिसिस है। नीडलेस टू से हायर द नंबर बेटर इट इज। ऑब्वियसली 1 के 4 के जगह 40 होगा तो और मजा आ जाएगा।
बट उतना बहुत बड़ा बात बोल दिया मैंने। ऑल्सो टू रिमेंबर ऑल रेशियो शुड बी कंपेयर्ड विद इट्स पीयर्स, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। हर केस में सिर्फ उसी कंपनी को नहीं देखना है, कॉम्पिटिटर्स को भी चेक करते हुए जाना है, तभी आपको समझ में आएगा कंपनी का परफॉर्मेंस। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या चेक कर लेंगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ऑफ अमेरन बैटरी, हाँ कंपनी का पीएल बैलेंस शीट से एकदम। तो रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल चाहिए हमें। अच्छा रेवेन्यू तो हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे ना, कंपनी का रेवेन्यू हम लोग अभी 2 मिनट पहले ही तो फाइंड आउट कर चुके थे, तो रेवेन्यू का डेटा तो पता होगा ही, सिर्फ हमें फाइंड आउट करना है कंपनी का वर्किंग कैपिटल का डेटा। तो ऑलरेडी हमें कहाँ मिलेगा वर्किंग कैपिटल, बैलेंस शीट में मिलेगा। एकदम चुपचाप बैलेंस शीट में चले जाइए और कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखिए। इसको भी एवरेज करना पड़ता है, बिकॉज बिजनेस में जो कैपिटल होता है तो क्या वो, जैसे मानो कि दिस इज 14 का डेटा है, दिस इज 13 का डेटा, तो क्या 14 में ही कैपिटल डाला या क्या 13 का कैपिटल 14 में शिफ्ट नहीं होता? प्लीज टेल मी। अरे हमारे पास जो पूंजी होता है वो पूंजी तो सालों भर चलता रहता है ना, 13 का पूंजी 14 में, 14 का पूंजी 15 में, 15 का पूंजी इस तरह से आते आते 16, 17, 18 कैपिटल में मेरा इंक्रीमेंट होता रहता है ना, लेकिन पुराना कैपिटल को छोड़ के तो नहीं होता। तो इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ये फ्लो की तरह चलता है, और इसीलिए क्योंकि ये फ्लो की तरह चलता है, दैट इज द रीजन हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये फ्लो की तरह चलता है, दैट इज द रीजन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे, हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे। तो चलिए एवरेज निकाल लेते हैं। तो बिजनेस का एवरेज वर्किंग कैपिटल अमेरन बैटरीज का जस्ट थोड़ा सा देखिए, इसका एवरेज वर्किंग कैपिटल आपको मिल जाएगा करेंट लायबिलिटीज के अंदर, ठीक है। एंड उसमें आप देख सकते हैं ग्रीन किया हुआ है यहाँ पर, ग्रीन बॉक्स में डाला हुआ है, दिस 14 का डेटा, दिस इज 13 का डेटा, ऑलमोस्ट 633 करोड़ के आसपास, ये मिलियन में बोला हुआ है, एंड ये 576 करोड़ का, 633 करोड़ एंड 576 करोड़ का इसका क्या है, एवरेज वर्किंग कैपिटल है। तो इसको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमें एवरेज पता चल जाएगा। अब मैं इसको आपको बैलेंस शीट में दिखाता हूँ, चलिए कहाँ गया बैलेंस शीट, ये रहा मुझे बैलेंस शीट। क्या आप लोगों को कंपनी का दिखाई दे रहा है? देखिए तो करेंट लायबिलिटी में देखने से हमें पता चल जाता है। जस्ट लुक हियर करेंट लायबिलिटी, उसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, मैं एक चीज मैंने आपको थोड़ा सा मिस करके बोल दिया, दिस इज नॉट वर्किंग कैपिटल ना, दिस इज करेंट लायबिलिटी। और वर्किंग कैपिटल हमें कैसा मिलता है, करेंट लायबिलिटी, और दिस इज माय करेंट एसेट्स। मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले समझा रहा था कि करेंट एसेट से आप करेंट लायबिलिटी को माइनस करो, दिस इज योर करेंट एसेट एंड दिस इज योर करेंट लायबिलिटी। व्हेन करेंट एसेट से करेंट लायबिलिटी को माइनस करोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगा, यस ना। अभी मैं आपको 2 मिनट पहले ही समझा रहा था कि आपको वर्किंग कैपिटल मिलता कैसे है। आपके बिजनेस में जो भी शॉर्ट टर्म एसेट्स है, दैट इज करेंट एसेट्स है, और जो भी आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वगैरह है, अब उसको वहां से हटाइए। जैसे इस बिजनेस के पास, यू कैन सी इट हियर इजीली, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, इसके पास ऑलमोस्ट 12,986 मिलियन का, 12,986 मिलियन का एसेट है, सॉरी करेंट एसेट्स है, हाँ सही बोला मैंने, जिसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, इन्वेंट्रीज आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस आ जाएगा, अदर करंट एसेट्स आ जाएगा। ये सभी के ऊपर डिपेंड करके आपको बैलेंस शीट मतलब एनुअल रिपोर्ट में नोट्स भी पता चलेगा। जैसे नोट 14, नोट 15, नोट 16 में आपको एक एक इन्वेंट्री का डेटा पता चलेगा, एक एक ट्रेड रिसीवेबल का, मतलब मार्केट में कितना पैसा बिजनेस का पड़ा हुआ है वो भी, जैसे 4,527 करोड़ मतलब सेल हुआ है बट अभी तक पैसा मिला नहीं है। कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी के पास 2,945 मिलियन का है, 2,945 मिलियन का। ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट टू नो फ्रॉम द बैलेंस शीट, एंड वहां से आप बिजनेस का वर्किंग कैपिटल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो CA माइनस CL करके जब आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगा तो यही दोनों डेटा को यूज करके हम यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 13, अच्छा वर्किंग कैपिटल तो एवरेज है, तो फाइनेंशियल ईयर 13 में 1256 करोड़ का आपका करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है 576 का, तो वर्किंग कैपिटल फॉर फाइनेंशियल ईयर 13 हो जाएगा दिस माइनस दिस, 1256 से माइनस कीजिए आप 576 को, 680.66 का आपको मिल जाएगा। सिमिलरली फाइनेंशियल ईयर 14 में आ जाइए, इसमें 1298 मिलियन का आपका फाइनेंशियल ईयर 14 का करंट एसेट्स है, 633 का आपका करंट लायबिलिटी है, तो 664 मिलियन का आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल।
तो अल्टीमेटली ये दोनों को एवरेज करना पड़ेगा। 13 और 14 को एवरेज कीजिए। 13 का डेटा, ये जो डेटा हमें मिला है 13, दैट इज दिस वन, 13 का डेटा वर्किंग कैपिटल एंड दिस इज 14 का वर्किंग कैपिटल। तो 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, देन यू विल गेट 672.78। अब करके देखिए, अभी कैलकुलेटर लीजिए और करके देखिए आता है कि नहीं आता। अभी आ जाएगा, एकदम आराम से आ जाएगा। क्या आप लोग कर रहे हैं क्या खुद से? हेलो प्रिया, कर रहे हो क्या? बोलो। यस सर। ओके, करके देखो आता है कि नहीं। अगर आएगा तो मुझे बोलना सर। 672.78 मैं सभी को पूछ रहा हूँ। आज सभी से मेरा ज्यादा कनेक्शन नहीं बन रहा, आई डोंट नो व्हाई। सुमन, ज्योति, रोशनी, अनिमेश, बोलो। विक्रांत, विक्रांत का आवाज तो एकदम नहीं मुझे मिला आज। बोल विक्रांत। हाँ सर, आ जा रहा है। हाँ अभी आ रहा है। प्रॉब्लम था क्या कुछ? हाँ वो सर लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम था सर। अच्छा अच्छा, फिर मोबाइल माइक्रो, अच्छा अच्छा ठीक है। करके देख विक्रांत क्या है, कितना आ रहा है। 672.78 आया ना। दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, 680.66 और 664.91 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको एवरेज वर्किंग कैपिटल पता चल जाएगा। ठीक है, और ये सब डेटा मैं कहाँ से लिया? ये सब डेटा मैं थोड़ी ना हवा से लेके आ रहा, ये तो मैं कंपनी का बैलेंस शीट से ले रहा हूँ। अब देखिए ना, कंपनी के बैलेंस शीट में जाइए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों चेक कीजिए। जस्ट लुक हियर, दिस इज बैलेंस शीट। हाँ, व्हाट इज दिस? दिस इज बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में आपको करंट एसेट भी मिलेगा, करंट लायबिलिटी भी मिलेगा। कैसे मिलेगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी? लुक हियर, ये देखिए, ये रहा करंट लायबिलिटी 6337.03, 576, 633 करोड़ एंड 576 करोड़। दीज आर इन मिलियन, मैं इसको करोड़ में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सिमिलरली आप एसेट में जाइए, करंट एसेट में जाइएगा। हाँ, करंट एसेट्स, लुक हियर, जस्ट लुक हियर, 12986 करंट एसेट्स। हाँ, इसके अंदर क्या क्या है? इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस किसी को दिया है। ये शॉर्ट टर्म लोन का मतलब लोन लिया नहीं, लोन दिया, मतलब उसको इंटरेस्ट मिलेगा। 2119 मिलियन का लोन लोगों को दिया है, दूसरे किसी कंपनी को दिया है, तो दिस इज एसेट फॉर द कंपनी। 12986.10 एंड 12560.52 ये दोनों साल का है। तो इस तरह से हमें दोनों साल का डेटा करंट एसेट करंट लायबिलिटी मिला, और करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को हटाओ तो आपको मिलता है वर्किंग कैपिटल, एंड उसको डिवाइडेड बाय 2 करो तो आपको मिल जाएगा एवरेज वर्किंग कैपिटल। और जैसे ही हमें एवरेज वर्किंग कैपिटल मिलता है तो हमें वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अभी आप लोग सीख रहे हैं, शायद आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी कुछ चल रहा है, बस एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा ना, ये सब चीजें आपको बच्चा का खेल लगेगा, कुछ नहीं है इस सब में। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ, ये पेशेंस का काम है, बुद्धिमानी का काम नहीं है। ये सब करने में बुद्धि नहीं लगता, पेशेंस चाहिए होता है। स्टॉक मार्केट में, अब इनको जानते हो, एक फेमस इंसान के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे, मैं बस एक बार इनका नाम दिखा रहा हूँ आपको। ये ऐसे ही वर्ल्ड का वेल्दीएस्ट पर्सन नहीं बना, एमआरएन क्यों लिख रहा हूँ सर, हम लोग समझ गए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वॉरेन बफेट, नाम तो सुने होंगे। हेलो, यस सर। है ना, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट, जस्ट फील दैट ये वॉरेन बफेट, इसका करेंट एज 90 इयर्स है। हाँ, इनका नेट वर्थ देखेंगे, ये देखिए इसका नेट वर्थ, ये 102 बिलियन डॉलर। हाँ सर, 10,180 करोड़ अगर हम लोग करोड़ों में देखें तो, एज पर फोर्ब्स का डेटा 10,180 करोड़ का नेट वर्थ बनाया है टोटली, उसका खुद का, कोई लायबिलिटी नहीं है इसके अंदर। तो ये अभी वर्ल्ड का मोस्ट प्रोबेबली 7th या 8th रिचेस्ट पर्सन है। कितना है अनिमेश? 8th रिचेस्ट पर्सन है। एक टाइम पे नंबर 1 था, अभी तो 90 साल का हो गया है, फिर भी किसी को भी मात दे सकता है। इसका एक खूबी क्या है जानते हैं? ये पढ़ता बहुत है। ये जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, मैक्सिमम लोग बोर हो जाते हैं, मैक्सिमम लोग मैं देखा हूँ फंडामेंटल एनालिसिस क्लास में बोर हो जाते हैं अगर उसको समझ नहीं आता है तो। लेकिन अगर समझ आता है और अगर वो सच में पढ़ना चाहता है, अगर वो सीखना चाहता है, ये अभी भी पर डे 1500 पेजेस पढ़ लेता है। 1500 पेजेस, कंपनी का रिपोर्ट, कंपनी का बिजनेस का डेटा, मैनेजमेंट का रिपोर्ट, स्टिल एवरी डे ही इज 90 इयर्स ऑफ एज। हम लोग के एज में, मतलब 30-40s, जो लोग 30s में है, 20s में है, 40s में है, 50s में है, हम लोग के एज में तो ये मैं सुनना था ऐसा कि
एक एक दिन में 2-3 हजार पेज इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब एवरीथिंग, वो डेटा को रेगुलर फाइंड आउट करना, उस डेटा को लेके एनालाइज करना, तभी एक इंसान ऐसे बनते हैं, ऐसे नहीं बन गया। एग्जैक्टली हम लोग जो पढ़ रहे हैं या जो भी देख रहे हैं, ये उसी का कुछ सिस्टम है, जिस सिस्टम से वॉरेन बफेट बना है। और नॉट जस्ट वॉरेन बफेट, अगर आप लोग हर्षद मेहता का स्टोरी देखेंगे, हर्षद मेहता के ऊपर बहुत सारा मूवी आया है ना, तो हर्षद मेहता भी दिन रात पढ़ता ही रहता था ना, कंपनी का रिपोर्ट लेके बैठा रहता था। स्कैम अलग है इसका, बट जेन्युइन बात जो है, ये पैसा कमाना जानता है, और स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा कमाया जाता है ये हर्षद मेहता ने दिखाया। और इसका जो स्कैम था वो ऑब्वियसली इनसाइडर ट्रेडिंग का स्कैम था, उसके लिए सजा उनको मिला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्कैम को छोड़ू, आप इसको देखो, झुंझुनवाला को देखो, राकेश झुंझुनवाला को देखो, अब रामदेव अग्रवाल को देखो, हाँ, मोतीलाल ओसवाल का जो ओनर है, हाँ, को फाउंडर है मोतीलाल ओसवाल, रामदेव अग्रवाल, ये लोग फंडामेंटल लेवल में बहुत स्ट्रांग है। झुंझुनवाला का नेटवर्थ भी कुछ कम नहीं है, 460 करोड़ का नेटवर्थ है इनका, 460 करोड़, काफी पीछे है, वॉरेन बफेट बहुत आगे है, बट फिर भी ये भी इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है इनको। अब क्यों? क्योंकि ये पढ़ता बहुत है। इस तरह का जो भी एनालिसिस हम लोग सीख रहे हैं ना, ऐसे एनालिसिस बहुत करते हैं। ये खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, मजा का बात यही है, तो ज्यादा सुविधा मिल जाता है इनको, ये तो एडवांटेज है। सीए पढ़ाई किया था इन्होंने, तो ये सुविधा है इनको, क्योंकि जैसे कोई सीए का पढ़ाई करता है ना, तो फाइनेंस, स्टॉक, अकाउंट्स, ये सब चीज ना रेगुलर बातें हो जाते हैं। जो लोग सीए का पढ़ाई करते हैं, आई नो, पढ़ते हैं सर, सीए का अलग से पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं सर, जैसे फाइनेंस का क्लास वगैरह करते हैं, उनको सुविधा जरूर एक्स्ट्रा मिलेगा बाकी लोगों से, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई सीए पढ़ना चालू कर दे, बट फिर भी अगर जिंदगी में कुछ पढ़ना है, ये सब चीजें सीखना है, तो कोई क्या प्रॉब्लम है, कर ही सकते हैं कोई। मैं तो कहता हूँ कि वेदर यू वांट टू बी सीए और नॉट, बट यू मस्ट हैव ए नॉलेज लाइक सीए। ये कॉमर्स में मेरा फंडा है, वेदर यू वांट टू बी सीए और नॉट, बट यू मस्ट हैव ए नॉलेज लाइक ए सीए। ये मेरा पर्सनल मानना है कि चाहे आप सीए बनना चाहो ना चाहो, फर्क नहीं पड़ता, बट आपके अंदर सीए जैसा नॉलेज होना जरूरी है, ताकि आप अपना फंड या वेल्थ क्रिएट कर सको। ओके, चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। 3437 ये तो रेवेन्यू था हमारा, और अभी अभी हम लोगों ने एवरेज वर्किंग कैपिटल भी कैलकुलेट किया, तो 3437 डिवाइडेड बाय 672.78, 5.11 times. Then what is this 5.11 times? Indicates every rupees one of working capital the company is generating 5.11 terms of revenue. 1 टका डालने से 5 टका रेवेन्यू जनरेट करने का क्षमता रखता है अमेरन बैटरी 13-14 के टाइम पे। अब 21-22 2021 का डेटा निकालिए और कैलकुलेट करके देखिए कि 2021 में कंपनी का वर्किंग कैपिटल रेशियोज क्या है। समझ में आया कुछ? हेलो, जस्ट टेल मी, वर्किंग कैपिटल रेशियो समझ में आया? वर्किंग कैपिटल रेशियो, हाँ बोलो सर, बोलो। क्लियर है। ओके सर, अगर 5 टका 5.11 टाइम्स का वर्किंग कैपिटल रेशियो है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपीज in working capital, then you can generate 5.11 in terms of revenue. Higher the working capital turnover ratio, the better it, as it indicates the company is generating better sales in comparison with the money it uses to fund the sales. कंपनी अपना बिजनेस में जो सेल जनरेट कर रहा है, उसमें जो फंड डाल रहा है, फंड मतलब वर्किंग कैपिटल, फंड मतलब वर्किंग कैपिटल, उसमें कंपनी कामयाब है। एकदम सिंपल बात है कि आप कितने का कोर्स कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, सिंपल बात है, ठीक है। आप कितना अपने बिजनेस पे लगा रहे हो, ठीक है, उसमें से आप रेवेन्यू कितना कमा रहे हो, सिंपल बात है। टोटल एसेट टर्नओवर, इट्स अ वेरी सिंपल एसेट टर्नओवर रेशियो, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट इंडिकेट्स द कंपनीज कैपेबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू विद अ गिवन अमाउंट ऑफ एसेट। आपके पास कुछ एसेट देके गया है, और उस एसेट से आप रेवेन्यू कितना कमा लेते हो, ठीक है, बोथ फिक्स एसेट से एज वेल एज करेंट एसेट से। करेंट एसेट्स इन द सेंस आप जानते हो, कैश, रिसीवेबल्स मतलब डेटर, जो मार्केट में पड़ा हुआ पैसा, ठीक है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, दीज आर योर करेंट एसेट्स, एंड फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज, ये सब, ठीक है। तो फिक्स्ड और करेंट दोनों मिला के आप कितना रेवेन्यू कमा लेते हो, ठीक है, आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हो अपने एसेट को यूज करके। तो ये रेशियो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रेशियो है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। टोटल एसेट टर्नओवर, ऑपरेटिंग रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट, ऑपरेटिंग रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, सिंपल, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग एवरेज एसेट भी जानते हैं। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं, मैं आपको फिर से दिखा दूंगा।
फाइनेंशियल ईयर 13 में कंपनी के पास 1770 करोड़ का एसेट्स है, 14 में 2139 करोड़ का एसेट है, मतलब कंपनी का एसेट में इन्वेस्टमेंट बड़ा है। एवरेज कर लो डिवाइडेड बाय 2। ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी आप देख लो, फाइनेंशियल ईयर 14 का 3437 करोड़ जो ऑलरेडी हम लोग देख के आए हैं, एंड दिस इज इन सिंपल 1.7 टाइम्स। That means if company invest 1 rupees in your asset and they can earn 1.75 rupees from these assets. 1 टका का एसेट से 1 टका 75 पैसा कमा रहा है। It's a good thing, good sign। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। बार बार एक चीज बोलूंगा कि Amazon को कंपेयर करने के लिए एक्साइड को देखिए, एवरेडी को देखिए, ठीक है, तभी जाके आपको समझ आएगा कि कौन अच्छा कर रहा है, इंडस्ट्री किस तरह से चल रहा है। आप TCS को समझने के लिए if you calculate in TCS then also calculate in Infosys, Wipro, तभी आपको समझ आएगा कि मार्केट कैसा जा रहा है। तो अगर आप एसेट, ये सब कहाँ से मिलता है, ये डेटा आपको कंपनी के बैलेंस शीट में जाना है और टोटल एसेट को फाइंड आउट करना है। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है कंपनी का बैलेंस शीट, और कंपनी के बैलेंस शीट में मैंने दोनों एसेट लिया, दैट मींस कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स भी आएगा, दिस इज नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट्स, एंड करंट एसेट्स दैट इज करंट एसेट्स। और दोनों को हमने यहाँ पर देखिए, दोनों साइड का एसेट्स, ये 17704 एंड 21394 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज एसेट निकल गया। और रेवेन्यू कहाँ मिलेगा, रेवेन्यू वी विल गेट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल में मिलेगा आपको रेवेन्यू, नीचे ही मिलता है। पीएल बैलेंस शीट कैश फ्लो सब आस पास में ही रहते हैं। एंड आपको पता चल गया था रेवेन्यू कितना था कंपनी का, 34821, दैट मींस दिस इज द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, और वही डेटा को हमने अभी यूज किया, 3437 करोड़। बोलो समझ में आया, यस और नो, डाउट है तो भी पूछो। हेलो विक्रांत बोल, अनिमेश, रोशनी, क्लियर हो रहा है ना? एक एक रेशियो, अब थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली। नोट्स तो मैं तुम लोग को शेयर करके ही रखा, ठीक है, जिनके पास नहीं है मुझे फिर से बोलना, मैं शेयर कर दूंगा। अब घर में थोड़ा प्रैक्टिस करना है ये चीज को, और फिर कंपनी के साथ भी प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं बैलेंस शीट निकाल के करा रहा हूँ ना, आपको भी मैं बैलेंस शीट शेयर कर दूंगा। आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट निकालिए और जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ आप उसको कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए अपनी बात कि आप क्या सीख रहे हो, आप कंपनी के बारे में क्या समझ रहे हो इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, सो अनदर इंटरेस्टिंग रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब आपके पास जो स्टॉक होता है ना, इसको कितना जल्दी आप अपने बिजनेस से सेल करते हो। टर्नओवर कितना होता है, टर्नओवर का मतलब ही होता है क्या, सेल। टर्नओवर का मतलब ही होता है सेल। तो कितना जल्दी जल्दी आप सेल कर देते हो, और फिर सेल करके कितना जल्दी जल्दी आपको पैसा मिल जाता है, दो चीजें बहुत जरूरी है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से आपको क्या पता चल जाएगा, लुक एट हियर, इन्वेंट्री रेफर्स टू फिनिश्ड गुड्स दैट अ कंपनी मेंटेन्स इन इट्स स्टोर। ऐसे अगर मैं अमेरन दिखा रहा था, चलो अमेरन का स्टोर देख रहे थे ना, अमेरन का स्टोर, अमेरन का स्टोर, ये अमेरन का स्टोर है ना। अब ये अमेरन के स्टोर के अंदर इसका जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है, ये क्या चाहेगा, जल्दी जल्दी सेल हो जाए और जल्दी जल्दी मुझे पैसा भी मिल जाए। अब ये जितना जल्दी होगा और जितना फास्ट होगा वो बिजनेस उतना अच्छा, जितना जल्दी जितना फास्ट उतना अच्छा। Now concept is very simple. The company besides keeping the goods in the store would also keep some additional unit of finished good in its warehouse. कुछ अपने स्टोर में भी रखते हैं और कुछ अपने गोडाउन में भी रखते हैं। दोनों लेना चाहिए, सिर्फ स्टोर वाला देखने से नहीं होगा, गोडाउन वाला भी देखना है। तो if a company is selling popular products, अगर कंपनी का प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है, then the goods is in the inventory gets cleared rapidly. The company has to replenish the inventory time and again this is called the inventory turnover. कितना जल्दी सेल कर रहे हो और उसके जगह में न्यू आइटम कितना जल्दी रख रहे हो, सिंपल बात है। आप बैटरी सेल करोगे तो जो सेल निकल जा रहा है उसके जगह में आप न्यू स्टॉक लाओगे कि नहीं लाओगे, सिंपल बात। बोलो मेडिसिन शॉप में देखे कभी, मेडिसिन शॉप में देखा कभी आप लोगों ने? मेडिसिन शॉप वाले, आप देखना एक चीज, वो जब भी आपको दवाई बेचता है संगे संग वो स्टॉक काउंट करता है, यस और नो? चाहे आप एप्पलो में विजिट करो या किसी भी दुकान में आप विजिट करो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। आपको कोई भी मेडिसिन देता है और संगे संग उसका स्टॉक काउंट करता है, क्यों? बिकॉज उसको फिर से रिप्लेनिश करना है, उसको रिप्लेस करके दूसरा स्टॉक को फिर से वहां पर लाना है, और सब उसको जितना जल्दी उसका दवाई बेचेगा उतना जल्दी उसको अर्निंग होगा, सिंपल बात। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली जैसे आपके मैं मेडिसिन शॉप बताया, बेकरी सेलिंग हॉट ब्रेड, if the baker is popular, the baker probably knows how many pounds of bread he is likely to sell on any given day.
अगर 200 पाउंड सेल होता है पर डे तो उसको डेली 200 पाउंड अरेंज करना पड़ेगा. सो इन दिस केस द रेट ऑफ रिप्लेसिंग द इन्वेंट्री एंड इन टर्नओवर इज क्वाइट हाई, एवरीडे 200, तो काफी हाई टर्नओवर है इसका, है ना. अगर 200 डेली सेल हो जाता है तो 200 तो उसको हमेशा अवेलेबल रखना पड़ेगा. ये जिस बिजनेस का जितना ज्यादा है उतना अच्छा एकदम. दिस मस्ट मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी बिजनेस. अब देखो, अब 200 पाउंड ब्रेड डेली सेल हो सकता है ब्रेड के केस में, लेकिन अगर आप कार का बिजनेस करते हो तो सपोज आप मारुति सुजुकी या टाटा मोटर्स को चेक कर रहे हो, ठीक है. तो क्या मारुति सुजुकी हो या टाटा मोटर्स, क्या एक शोरूम से डेली 50 कार सेल कर देता है? एक शोरूम से, प्लीज टेल मी. 50 कार डेली सेल हो जाता है क्या? इसका डेली 200 पाउंड लग जाता है. बट क्या इफ द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 50 कार्स, ही मे हैव टू वेट फॉर सम टाइम्स बिफोर ही सेल्स दीज कार्स. मुझे तो ऐसा लगता है कि 50 कार सेल करने में कम से कम 3 महीना लगेगा. हाँ बोलिए, कोई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, है ना. 50 कार सेल करने में 3 महीना तो टाइम लग ही जाएगा. अगर 3 महीना लग जाता है तो 200 कार सेल करने में उसको साल में 4 टाइम लग जाता है. कितना टाइम लग जाता है? 4 टाइम्स. बात समझ में आया? इन्वेंट्री टर्नओवर 4 टाइम्स का मतलब 200 कार अगर उसको सेल करना है तो फिर 3 महीने में 50 कार निकलते हैं, तो फिर साल में कितना इन्वेंट्री टर्नओवर हो गया? 4 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर हो गया. बट यही चीज अगर पावरोटी के केस में देखो आप, हॉट ब्रेड के केस में, तो बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, बिकॉज बहुत पॉपुलर आइटम है, लेकिन गाड़ी बहुत महंगा आइटम है, इतना जल्दी जल्दी तो टर्नओवर होगा नहीं. फिर भी जिस बिजनेस में, जो जैसे कि जब आप टाटा मोटर्स का शेयर देखोगे, जब आप मारुति सुजुकी का शेयर्स देखोगे, आपको उसके हिसाब से सोचना होगा, है ना. क्या मैं सही बात कर रहा हूँ ना? आप टाटा मोटर्स चेक कीजिए, टाटा मोटर्स का शेयर देखिए आप. ये कौन सा? ये तो अलग शेयर हो गया, दिस इज नॉट. मैं सेंसेक्स में मारुति सुजुकी देख लेते हैं. ये 7423 एक शेयर का करंट चल रहा है. तो मैं बेसिकली कहना ये चाहता हूँ कि दे आर बेसिकली कार मैन्युफैक्चरर. ओके, तो जब आप कार मैन्युफैक्चरर को देखो तो फिर उसके हिसाब से चेक करना है. नहीं, पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट इज दैट इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट कैसे करोगे? आपका एक गुड्स का कॉस्ट कितना आता है वो देखना है. जैसे अगर एक कार है तो उस कार का कॉस्ट कितना होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का गुड्स आप सोल्ड कर रहे हो और आपके पास एवरेज इन्वेंट्री कितना है. ये डेटा कहाँ से मिलेगा? ये भी आपको बैलेंस शीट से मिलेगा. क्या बात करते हो? पीएल बैलेंस शीट इज एवरीथिंग. यस, एवरीथिंग. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो आप बेच रहे हो उसका कॉस्ट कितना है. The cost of goods sold is cost involved in making the finished goods. We can find this in the PL statement of the company. ठीक है, cost of goods sold आपको PL में मिलेगा और इन्वेंट्री का डेटा आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा. To evaluate the cost of goods sold, I need to keep expense of the company. Here is the extract. चलिए मैं दिखाता हूँ आपको. ये एक्चुअली बैलेंस शीट का ही एक्सट्रैक्ट है जो मैंने यहाँ पर डाल दिया. ठीक है, जो बैलेंस शीट आप देख रहे हो PL बैलेंस शीट, ये PL में दिखा रहा है. ठीक है, तो पीएल में आपको ना ये एक्सपेंस का डेटा दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. जैसे आप देख सकते हो कंपनी ने जो भी बैटरी बनाया, ये नोट में जाओगे तो और डिटेल्स मिलेगा. 21,011 मिलियन का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2,113. ठीक है, अदर एक्सपेंस बोल के करीब ऑलमोस्ट 4,346 मतलब 4,346 मिलियन का कंपनी ने टोटल एक्सपेंस करता है अपना प्रोडक्ट को बनाने में. ये सबको ऐड करने से कंपनी को मिल जाएगा ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. हेलो, बताइए ना, बात समझ में आ रहा है? ये देखिए, आपको किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट निकलते हैं वो प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? रेवेन्यू से एक्सपेंस को हटा के. ये सर नो, हम लोग रेवेन्यू से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तभी तो हमें मिलेगा कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया. तो ये बैटरी बिजनेस करता है तो इसका मेन खर्चा कहाँ हो जाएगा? बैटरी को जो भी मटेरियल्स है उसके पीछे. तो 11 मिलियन का खर्चा इधर आ रहा है. परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2113. ठीक है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज का कुछ है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस का कुछ 4346. मैं मेन डेटा ले लिया. ठीक है, बाकी चीजें यहाँ जरूरी नहीं है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए, तो ये तीनों जरूरी था. तो एग्जैक्टली आपको क्या करना है? आपको कंपनी का जो मेन कॉस्ट था वो कॉस्ट को आपने हाईलाइट मैंने भी यहाँ पर करके रखा. अब आपको बस कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स के अंदर जाना है. 2101 ये वाला डेटा, दैट इज 211.36 करोड़ का जो अमाउंट है. दिस लाइन आइटम्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अलोंग विद दिस आई वुड लाइक टू इंस्पेक्ट अदर एक्सपेंसेस.
मतलब कंपनी का अदर एक्सपेंस जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस वन, ये 4346 का कंपनी अदर एक्सपेंस बता रहा है। अभी अदर एक्सपेंस में है क्या, जस्ट लुक हियर, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? देखिए तो थोड़ा सा, ये नोट नंबर 24 में कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में मिलता है सभी चीजें। नोट नंबर 24 में जस्ट देखिए, थोड़ा सा नजर डालिए, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, कितना स्टोर्स एंड स्पेयर्स आया, कितना पावर एंड फ्यूल का खर्चा आया, ये सब कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के टाइम पे अदर एक्सपेंस के तौर पे खर्चा हुआ है। 449 मिलियन का, 922 मिलियन का, ठीक है, और बाकी और भी है, सब कुछ मिला के कुछ ऑलमोस्ट 1443 के आसपास। तो इस तरह से हमें मिल जाता है किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट बनाने का खर्चा। तो आपको क्या क्या चाहिए था, मैं यहाँ पर टोटल कर दिया, देखिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपको चाहिए था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड एंड पावर एंड फ्यूल। सब कुछ जोड़ने के बाद आपका COGS आ रहा है 2449.74 करोड़ का। अब ये जो अमाउंट आपको मिल गया, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। और आपको और क्या चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो चाहिए आपको। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल गया, और क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, मतलब बिजनेस के पास एवरेज इन्वेंट्री कितना मेंटेन हो रहा है, मतलब कितना स्टॉक उसके पास मिल रहा है। तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल ईयर 13 और 14 में बैलेंस शीट में जाना होगा इन्वेंट्री डेटा के लिए। 13 में उसका 292.85 का है, और 14 में उसका 335 करोड़ का इन्वेंट्री है। सर कैसे पता किया आपने? सर फिर से चाहिए बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जाइए और पता कर लीजिए। कोई भी डेटा मैं अपने मन से थोड़ी ना बोल रहा हूँ, सारा का सारा डेटा आपको कंपनी के PL बैलेंस शीट से ही मिलेगा। कहाँ गया कंपनी का इन्वेंट्री, ये देखिए इन्वेंट्री। अगर दिखता है तो प्लीज मुझे बोलिएगा। 3350 मिलियन मतलब 335 करोड़ एंड 29828 मिलियन दैट इज 292 करोड़ 1314 प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। क्योंकि स्टॉक भी तो तेरा का स्टॉक भी तो 14 में जाता है ना, इसलिए एवरेज करना पड़ता है, ताकि एक एवरेज में पता चल जाए कि कितना स्टॉक कंपनी 13-14 मिला के मेंटेन कर रहा है। दैट इज द रीजन हमेशा हमें 2 साल मिलता है। कभी भी PL बैलेंस शीट चेक कीजिएगा, आपको 2 साल हमेशा मिलेगा। चाहे आप 13-14 का चेक करो, चाहे आप ये देखिए 1920 का है, लुक एट हियर, दिस इज 1920 का डेटा। अब इसमें भी जाओ, अब इसमें भी जब बैलेंस शीट के अंदर जाओगे ना, एक PL बैलेंस शीट बहुत लंबा होता है, इसलिए ढूंढने में टाइम लगता है, थोड़ा बहुत समय देना पड़ता है। ये देखिए, ये भी कंपनी का बैलेंस शीट है, 1920 का बैलेंस शीट है, ठीक है। अब यहाँ पर भी जाइए तो आपको यहाँ पर 1920 का भी डेटा मिलेगा। तो आप किसी भी मोमेंट में किसी भी ऐसे कंपनी के PL बैलेंस शीट में जाके चेक कर सकते हैं। जस्ट लुक हियर, जो मैं 13-14 में बता रहा हूँ वैसे सेम टू सेम आपको यहाँ पर 1920 का मिलेगा, जो रिसेंट है एकदम, ठीक है, आसपास का, सामना सामनी का है। तो इस तरह से आप किसी भी अमाउंट को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली हमें जो चाहिए था वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया। इन्वेंटरी रेशियो अल्टीमेटली आपका हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 2449.74 और आपका एवरेज इन्वेंट्री है 313.92 करोड़। तो इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको पता चला, आप देखिए करके, करीब ऑलमोस्ट 8 टाइम्स आया आपका। कितना आया? 7.8 टाइम्स, मतलब 8 टाइम्स ईयर, मतलब इसका इन्वेंट्री टर्नओवर है साल में 8 बार, साल में 8 बार। दिस मीन्स Amara Raja battery, that is Amaran battery, turns over its inventory 8 times in a year. On that means or once in a every 1.5 months, मतलब 1.5 महीने में उसका एक इन्वेंट्री खत्म हो जाता है। इसके दुकान का एक इन्वेंट्री 1.5 महीने में उसका सेल हो जाता है, जो भी वो मेंटेन करता है। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हैं? Amaran बैटरी का जो भी उसका ये दुकान में मेंटेन होता है या गोडाउन में रहता है, 1.5 महीने में वो स्टॉक क्लियर करने का क्षमता रखता है। लेकिन ये अच्छा है कि बुरा है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको ईयर को देखना पड़ेगा। अब फिर से बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटर के साथ चेक कीजिए कि एक साइड का कितना है। टू गेट ए ट्रू सेंस ऑफ हाउ गुड और बैड, वन शुड कंपेयर विद इट्स कॉम्पिटिटर्स। कि एक साइड का टर्नओवर ज्यादा अच्छा है या Amaran का ज्यादा अच्छा है, तो उससे आपको समझ में आएगा कि किसका बिजनेस ज्यादा दौड़ रहा है, किसका बिजनेस या किसका मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो इसी तरह से हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर देख लिए। अब नेक्स्ट दिन मैं आपको इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज, ठीक है, ये भी अनदर इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज भी बताऊंगा और अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर बताऊंगा और डे सेल्स आउटस्टैंडिंग, दैट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब कितना देरी होता है पैसा कलेक्ट करने में, डे सेल्स इन रिसीवेबल्स, इसका भी कैलकुलेशंस बताऊंगा। और फिर
ये तीनों चीज बताने के बाद मैं आप लोगों को लेके चला जाऊंगा वॉल्यूम रेशियो में, वेरी इंटरेस्टिंग रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो में, जहां पर मैं आप लोगों को ये सब रेशियो जो बहुत पॉपुलर रेशियो माना जाता है मार्केट में, बट एवरीथिंग इज पॉपुलर, बट दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू बुक वैल्यू, मनी कंट्रोल वगैरह में ना बहुत ज्यादा दिखता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इस सब के पीछे क्या खेल है ये भी मैं बात करूंगा आप लोगों से नेक्स्ट संडे को। तो बताइए, कोई सवाल हो तो कीजिए, समझ में आया तो भी बोलिए, ना आया तो भी बोलिए। हाँ सर ठीक है। ये सब डिस्कशन थोड़ा डेप्थ में चलता है, फिर भी मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर पेशेंस रखेंगे तभी समझ में आएगा, और बाद में घर में थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, लाइक वॉरेन बफेट। अगर वॉरेन बफेट बनना है तो, नहीं बनना है तो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेहनत है, ऑब्वियसली मेहनत है, इतना आसानी से लोग पैसा डालते हैं मार्केट में और फिर बोलते हैं मेरा पैसा कहाँ चला गया। अरे भाई, लोगों के कहने पे पैसा मत डालिए, अपने एनालिसिस पे पैसा डालिए। स्टॉक मार्केट सीखने का या सिखाने का मेरा यही इरादा है कि अगर आप मार्केट में सच में पैसा डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा सीखिए ना। आप अपना इतना मेहनत का पैसा डालेंगे तो उसके लिए अगर थोड़ा सा पढ़ाई कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। तो बस यही मेरा इरादा है और आप लोगों का भी वही इरादा होगा। ठीक है, कोई सवाल है क्या? देवजीत बाबू কিছুটা কি একটু সুবিধা হলো লাস্টের দিকে আস্তে আস্তে? হ্যাঁ হয়ে যাবে, একটু সময় লাগবে আমার, কারণ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, সময় তো একটু লাগবে। অ্যাকচুয়ালি অনলাইন ক্লাসের অভিজ্ঞতাটা একটু কম, তো যে কারণে একটু সময় লাগবে। হ্যাঁ সে তো লাগবে নিশ্চয়ই, আমি জাস্ট ওটাই জানতে চাইছি বোঝা কিছুটা গেল কিনা। ওকে বিক্রান্ত, বিক্রান্ত বলো, বিক্রান্ত এনি ডাউট? সুমন, হাতের কাছে ব্যালেন্স শিট রেখে, প্রফিট এন্ড লস রেখে যদি একটু বোঝানো যায় ব্যাপারটা একবারে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। হ্যাঁ সে তো ঠিক কথাই, কিন্তু জিনিসটা একবার বোঝা গেলে, দেখুন একটা ব্যালেন্স শিট এর মধ্যে অনেক আইটেম থাকে, আমি তো জাস্ট একটা ছোট্ট জিনিস নিয়ে সেখান থেকে কাজ করছি। এটা তো জাস্ট আপনাকে মিডিল টপিকে নিলাম। যদি আপনি প্রথম থেকে প্রত্যেকটা টপিক মানে যেগুলো আমি আগের ক্লাসে করিয়ে এসেছি তাহলে আপনার কোনোই অসুবিধা হতো না, আপনি ডাইরেক্ট কানেক্ট করে নিতেন। আপনি যদি মিডিল টপিক থেকে কানেক্ট করতে পারছেন তার মানে আপনি বুঝেছেন, কিন্তু যদি আপনি প্রথম থেকে প্রত্যেকটা টপিক দেখে দেখে আসতেন তার মানে আপনি পুরোটাই কানেক্ট করেছেন, মানে আপনার ব্যালেন্স শিটটা এতদিনে মুখস্থই হয়ে গেছিল। এগুলো আমি অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইডও করে দিই, যেগুলো বাড়িতে একবার রিড করা হয়ে যায় সবারই, তারপর যখন ক্লাসে আসে তখন ওদের বুঝতে সুবিধা হয়, এই আর কি। ঠিক আছে, ওকে, फिर आज इतना ही। सुमन बोलो, বোঝা গেল? ज्योति? यस सर। ओके ठीक है, चलो बड़ी घर में प्रैक्टिस करो, एक साइड का डिटेल्स बताओ, एक साइड का डिटेल्स ग्रुप में डालो, बताओ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके सर। सर ओके। सर जोमेटो का आईपीओ का क्या करें? जोमेटो आईपीओ ले लो ना सर, क्या प्रॉब्लम है? सर प्राइस रेंज तो बहुत सही है। सही है मतलब देखो उसके हिसाब से वो लॉस मेकिंग है करेंटली। हाँ करेंटली लॉस मेकिंग है, इसलिए सर सोच रहे कि क्या करें। करेंटली वो लॉस मेकिंग है, ले सकते हो।